बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट के लिए थोड़ा रफ डे ये कहना होगा। हालांकि सुबह हमारी बात हुई थी कि 26,050 से 26,300 की रेंज रहेगी, लेकिन दिक्कत ये रही कि रेंज के लोअर साइड में रहे हम पूरा दिन, अपर साइड में जा ही नहीं पाए। और बैंक निफ्टी ने आज सुबह थोड़ा सा लीड किया, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी गिरावट रही। तो कुल मिलाकर ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रही है, लेकिन थोड़ा तो नीचे है ही। शो में रहेंगे, शो में आपके साथ श्रेया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बड़े प्राइवेट बैंकों और रिलायंस में बिकवाली ने बाजार पर बनाया दबाव। निफ्टी करीब 125 अंक फिसलकर 26,000 के करीब। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे। बैंक मिड कैप ने भी गंवाई बढ़त। 31 दिसंबर से बदलेगी बैंक निफ्टी की तस्वीर। इंडेक्स में 12 के बजाय होंगे 14 शेयर। यूनियन बैंक और यस बैंक की होगी एंट्री। 4 चरणों में ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक का घटेगा वेटेज। NSE के सर्कुलर से वायदा का टॉप गेलर बना यूनियन बैंक, लेकिन ICICI बैंक, HDFC बैंक में 1% से ज्यादा की गिरावट। नहीं थम रही रुपए में गिरावट। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंचा। इस साल पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी। FIS की लगातार बिकवाली बनी वजह। सरकारी बैंक को छोड़कर तमाम सेक्टर पर बिकवाली का दबाव। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार, लेकिन डिफेंस, कैपिटल मार्केट, मेटल और NBFCs जैसे सेक्टर्स पर खासा दबाव। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद इंट्राडे में 10% तक टूटा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ऑल टाइम लो छुआ। 19.5 करोड़ शेयरों में हुआ सौदा। प्रमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस ने बेचा हिस्सा। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव। स्पार्क में आज जोरदार तेजी, लगा 20% का अपर सर्किट। सेजाबाई PRV मामले में कंपनी की बड़ी जीत। US कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। और थोड़ा टफ दिन मार्केट के लिए। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई श्रेया कि मतलब गिरावट के ना अलग अलग कारण हैं। और अगर आप देखें ICICI बैंक और HDFC बैंक जिन्होंने आज सुबह लीड किया। सुबह गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा भी इंडिकेशन नहीं था, लेकिन प्री ओपन ने आपको बता दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद वो NSE का सर्कुलर जो पढ़ा हमने, जिसकी वजह से पता चला कि ये ICICI बैंक और HDFC बैंक क्यों गिरे। तो वो एक टेक्निकल कारण है, क्योंकि इन दोनों का वेट कम होगा। अब ऑब्वियसली वेट कम होगा तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है एक और जो चीज़ आज मार्केट के लिए उसके फेवर में नहीं रही, वो थी रिलायंस। तो आज मार्केट के 3 सबसे बड़े स्टॉक्स तीनों प्रेशर में थे। HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस। तो जब दिग्गज इस तरीके का प्रेशर डालते हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप, इनका भी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेंड डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो तेज़ी थी उस पर एक ब्रेक ज़रूर लगा है। बिल्कुल, तेजी पर ब्रेक तो लगा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। PSU बैंक इंडेक्स को छोड़ दे तो सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी होती हुई। फार्मा बस फ्लैट आपको नजर आएगा। और जिस तरीके से ब्रेथ आज खराब है मार्केट की, ये कहीं ना कहीं थोड़ा चिंताजनक लग रहा है फिलहाल। लेकिन सवाल ये कि परसों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी आपने कहा ट्रेंड नहीं बदला है, लेकिन जो जिस तरीके से गिरे हैं आज, उसके पीछे के बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आज के रणनीति पर आ जाता हूँ, उसके बाद उस पर आ जाएंगे हम। शायद देखिए क्या है कि हमने कल ही एक व्यू लिया था कि मार्केट में एक स्विंग पूरी हुई है और मुनाफा वसूली आपको यहाँ पर करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक न्यूट्रल रहने का भी एक व्यू लिया था हमारा मार्केट पर। अब निफ्टी जो है वो करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है और बैंक निफ्टी का भी आज का जो लो है वो करीब करीब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही है। तो ठीक है, मार्केट एक
उस जोन में आया है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ इस मार्केट में ये है कि ये रोरिंग वाली बुल मार्केट नहीं है। जैसे हम बात भी कर रहे थे उस दिन, ये वो वाली मार्केट नहीं है कि इसमें आप कभी भी ले लें, कहीं भी ले लेंगे तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा। इसमें थोड़ा सा आपको बीच बीच में गिरावट आएगी। अब जैसे 26,300 तक गए हम, 26,300 तक हो सकता है हम 26,000 तक आगे, एक बार अगर दिन बाकी ख़राब रहा तो हो सकता है 25,900 950 तक भी आ जाए। लेकिन वहाँ से फिर मुझे लग रहा है एक रैली होगी, और एक बार आप 26,300 क्रॉस करेंगे, फिर 26,500 के ऊपर निकलेंगे, फिर 27,000 तक शायद जाए, वहाँ से फिर एक 500-600 पॉइंट का डिक्लाइन आ जाए। तो ये मार्केट थोड़ा सा स्टेयर केस में उस तरीके से चलेगा। जब तक 25,900 950 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड जो है वो बरकरारी रहेगा। अब इस गिरावट में पोजिशनल एंट्री के बारे में आप सोचें, आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में आपके लिए सपोर्ट रहेगा करीब करीब 25,950 से लेके 26,050 का, और उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 26,100 से 26,150 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर 59,200 से लेके 59,400 ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा 59,600 से 59,800 पर। अब जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ मैं कि कल तक तो सब कुछ ठीक, परसों तक सब कुछ ठीक था, एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया। मार्केट में सब कुछ एकदम से ही होता है ऐसा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेंड जो चल रहा है उसको मार्केट रोज़ कंटिन्यू करेगा। तो अचानक से कई बार रीज़न आते हैं, जैसे आज किसी को नहीं पता था कि HDFC बैंक और ICICI बैंक का इस तरीके का वेटेज वाला फैक्टर आ जाएगा। किसी को नहीं पता था कि रिलायंस इस तरीके से एकदम से वीक हो जाएगा। अच्छा, कल तक तो अगर आप देखें, कल FI की भी सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज थोड़ा सा स्क्रीन देखकर लग रहा है कि शायद FI की सेलिंग भी थोड़ी सी बड़ी हो, और एकदम से सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अच्छा, पिछले कई दिनों से मैंने देखा है कि वीकली एक्सपायरी के दिन हम थोड़े से वोलेटाइल रह रहे हैं, और वेडनेसडे को ट्रेंड डे आ रहा, हो सकता है कल आपके लिए एक ट्रेंड डे आ जाए वापस मार्केट में। तो ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ओके, अब थोड़ा तो मेंशन किया आपने ICICI बैंक और HDFC बैंक के गिरने की वजह, तो एक वही कारण है जो वेटेज में फेरबदल देखने को मिला, इसलिए इतनी बुरी तरीके से आज टूटे हैं 1% नीचे। नहीं, रीज़न तो वही है कि इसी वजह से टूटे हैं, लेकिन आई थिंक इस समय सवाल इसमें ये होना चाहिए कि इसमें करना क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्यों टूटे हैं ये तो क्लियर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए क्या होता है, जब इंडेक्स में वेट कम होता है तो ऑब्वियसली जो फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनको अपने वेटेज घटाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उस हिसाब से सेलिंग आती है। लेकिन मेरा ये कहना होगा यहाँ पर कि अगर आपने ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी रैली मिस की है और ये प्योरली सिर्फ टेक्निकल कारण की वजह से अगर गिरावट आ रही है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर इनका वेट कम होगा तो इनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी या इनकी वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से आज स्टॉक गिरे हैं। तो जब भी अच्छे स्टॉक ऐसे कारणों से गिरे ना श्रेया, उसमें नॉर्मली आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। इसमें एक और चीज़ जोड़ दीजिए आप, थोड़ी सी FI की जो सेलिंग है वो भी जब आती है तो नॉर्मली इन्हीं स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ICICI बैंक और HDFC बैंक में थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो रुपी में एक तरीके का मूव आया है, वन वे मूव आया है, उससे भी थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा है थोड़ा सा फ्रॉम द FI पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप 90 तक गए तो थोड़ा सा उसका एक ओवरऑल मार्केट पर भी सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट आएगा, तो इस वजह से भी ये स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक्स जो है ना, इनमें इस रीज़न से, प्योरली अगर इस रीज़न से गिरावट आई है तो ये आपके लिए एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ओके, बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है HDFC बैंक और ICICI बैंक में ये गिरावट। लेकिन जहां HDFC और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स पर काफ़ी डेंट पड़ा, आज इस मूड माहौल में भी देखिए एशियन पेंट्स चल रहा है। एशियन पेंट्स में ऐसी तेज़ी क्यों आई है, क्या कारण है इसके? एशियन पेंट्स एक अपनी अलग तेज़ी में है भी। आज सुबह एशियन पेंट्स आई थिंक आशीष भैती जी ने पिक भी किया था सुबह क्विक सिंगल्स में, और हम भी एशियन पेंट्स पर काफ़ी समय से पॉजिटिव रहे हैं। आज के चलने का कारण है UBS का अपग्रेड, और मैं वो अपग्रेड पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छा अपग्रेड है वो। UBS ने रेटिंग जो है वो अपग्रेड की है और सेल से न्यूट्रल पर आए हैं वो। टारगेट देखिए आप किस तरीके से बढ़ाया गया है, 2100 से श्रेया 3200 टारगेट कर दिया गया सीधा, क्योंकि Q2 का वॉल्यूम शानदार था, सेकेंड हाफ को भी लेकर उनकी बड़ी उम्मीद है। और बहुत लोगों का ये मानना है, आई थिंक हमारे एक पहले गेस्ट आए तो उन्होंने भी बात कही थी कि जहां भी डिसरप्शन खत्म होगा बिरला ओपस का, जब बिरला ओपस एक न्यू प्लेयर के बजाय एक इनकम्बेंट बन जाएगा, मतलब अब जब बिरला ओपस को लगेगा कि नहीं अब मुझे भी पैसा बनाना है इस मार्केट में, वहां पर एक प्रेशर खत्म होगा।
एक बात माननी पड़ेगी, एशियन पेंट्स ने इस पूरे टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं लूज़ किया, इवेंचुअली वो था सारा मेन चीज़। और अब अगर यहाँ से सब पैसा बनाएंगे वापस उस हिसाब से मूव आएगा तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया रहेगा। हालांकि इन्होंने 3 केसेस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक है कि ग्रोथ सुस्त रहेगी पर मार्जिन ठीक ठाक रहेगा। इन दैट केस जो बेस केस है उनका, इस केस में उन्होंने 3200 के टारगेट दिए हैं। एक बेयर केस है कि ग्रोथ भी सुस्त रहेगी, मार्जिन पर भी दबाव आएगा, उसमें वो बोल रहे हैं ये प्रेशर रहेगा, वापस 2400 तक गिर सकता है। और एक ब्लू स्काई टेरिटरी जो इन्होंने पेंट की है कि ग्रोथ भी पिकअप हो जाए, मार्जिन भी पिकअप हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो तो हर कोई चाहता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर 4000 तक का भी टारगेट यहाँ पर आ सकता है। तो ये रीज़न है जो इस वजह से यहाँ पर हाँ डे हाइपर। और एक्चुअली डे हाइपर ही क्या है, 52 वीक हाई पे ही, 52 वीक हाई पे है। और अगर आप देखें 3300 के करीब तो उसका लाइफ टाइम हाई था, वहाँ से स्टॉक गिरा था 2000 तक, 2000 से अब मेरे ख्याल से वापस 2900 तक आया स्टॉक का। 2 साल का चार्ट रख दीजिए इसका, आई थिंक उसमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक गिरे थे हम। हाँ 2124 तक गिरे थे, आई थिंक उससे भी हाँ 2100 के करीब का लो था, वहाँ से रिवर्सल आ रहा है। 3422 के करीब का इसका ऑल टाइम हाई था। मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक धीरे धीरे वहाँ तक जा रहा है वापस। ओके, एशियन पेंट्स में अच्छी रैली। घोड़ा और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं सर। आज रफ्तार के घोड़े कौन से स्टॉक्स रहे हैं, कहाँ पे अच्छे मूव्स और कौन से फिसड्डी रहे? आज एक ही है दोनों में, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। रफ्तार का घोड़ा तो आज सिर्फ एक ही स्टॉक हो सकता है, स्पार्क। सन फार्मा एडवांस रिसर्च 20% के मूव श्रेया, 2.5 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर। और यूएस सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है, इस वजह से ये स्टॉक जो है आज 20% के सर्किट पर है। और फिसड्डी स्टॉक जो आज सुबह हमने बिग स्टॉक में डिस्कस किया था, और मैं सच बताऊं तो जिसको लेकर मुझे बहुत एक तरीके से गुस्सा भी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। क्योंकि ये होता है जब आप एक अंधाधुंध किसी भी वैल्यूएशन पर किसी भी स्टॉक को चेस करते हैं। आईपीओ के बाद भी बहुत लोगों ने कहा कि नहीं इस लेवल पे भी अच्छा है, और उन बेचारों का आधा हो गया पैसा, और यहाँ पर आकर प्रमोटर ने एग्जिट कर दी। प्रमोटर तो करनी पड़ेगी एग्जिट, क्योंकि उनको लाना है अपना स्टेक वो लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है दिक्कत क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोकेगा नहीं स्टॉक। लग रहा है यहाँ पे और गिरावट बाकी है इसमें, क्योंकि डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई है, विंडो में नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, और आगे जाकर और ब्लॉक डील्स भी होंगी इसमें। जैसे एक बार वर्लपूल का याद होगा आपको, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला स्टॉक रहेगा। ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज का फिसड्डी स्टॉक्स एक्सीडेंट ऑफ द डे करीब 7.5% अभी भी गिर कर रहा है कारोबार। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में आज थोड़ा प्रेशर है, तो लूजर से शुरुआत होगी ऑब्वियसली। और कौन कौन से स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा डेंट पड़ा है वो आपके स्क्रीन पर। इंटरग्लोब एविएशन कोशिश कर रहा था लेकिन रिकवरी टिक नहीं पाई, करीब 1.5% का डेंट। बीईएल देखिए ये टूट गया आज के सत्र में 1% से ज्यादा। एचडीएफसी लाइफ और रिलायंस सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आज मार्केट को ड्रैग करने के पीछे रहा। सम्मान कैपिटल वायदा बाजार में देखिए टॉप लूजर्स में शुमार है, 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे। इंडियन बैंक टूट गया 2.5%, जहां बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करे वो इंडियन बैंक बैकफुट पर है। नायका देखिए आपको 1% ज्यादा लुढ़का हुआ नजर आएगा। और एनबीसीसी में भी अच्छी रैली के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, करीब 2.5%। लेकिन ऐसे मूड मॉल में एशियन पेंट्स चला है, शानदार रैली। यूबीएस की तरफ से दमदार टारगेट्स आए हैं, 4000 तक के 2.5% दौड़ गया। डॉक्टर रेड्डीज देखिए खबर भी थी, इनफैक्ट यहाँ पर भी ब्रोकर्स काफी बुलिश थे, तो अच्छे टारगेट्स। तो यहाँ पर 1% ज्यादा की तेजी आपको नजर आएगी। एनटीपीसी 1% के करीब और भारतीय एयरटेल भी यहाँ पर दौड़ता हुआ नजर आया। टेलीकॉम स्पेस पर भी एक रिपोर्ट और भारतीय एयरटेल पिक्स में शुमार। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स तो रही है अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। यूनियन बैंक लगभग 3%, एसबीआई कार्ड 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे। आईएक्स कल से दौड़ रहा है स्टॉक 1% से ज्यादा, और सीमेंस में भी खरीदारी 2% के करीब होते हुए नजर आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम समझते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और प्रशांत सावंत जी से। 2:15 पर यतीन मुद्दा बताएंगे आपको अब निफ्टी बैंक में क्या बदलने वाला है। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे पीएसयू बैंकों में तेजी क्यों है। 2:30 बजे मनीषा गुप्ता बताएंगे लगातार दूसरे दिन रुपए में रिकॉर्ड गिरावट क्यों आई। 2:35 पर यतीन मुद्दा बताएंगे सन फार्मा एडवांस का शेयर क्यों दौड़ा। 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको आज इंडिगो का शेयर फोकस में क्यों है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबूर ईरानी जी। 3:05 पर इतने मुद्दा से समझेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज से कल के लेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। सॉरी, चलिए हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे।
गुड आफ्टरनून आप सभी को। कविता जी शुरुआत करते हैं। कविता जी बताइए आपके ट्रेड इस समय की। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड एशियन पेंट्स पर ही है। लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हुआ था, आज फ्लैट का ब्रेकआउट क्लियरली आते हुए दिख रहा है इस काउंटर पर। एज ऑफ नाउ 2935 के लेवल पर है। मुझे लगता है पोजिशनली भी अगर ले रहे हैं तो यहाँ से पोजिशनिंग रखी जा सकती है। अपसाइड मोमेंटम जो है वो 2980 3000 तक के लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए। मौजूदा भाव से अगर आप ले रहे हैं तो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ इसे चेज करें। ओके, एशियन पेंट्स डेज हाई पर शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरे इस समय की ट्रेड रहेगी ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा ने 200 एमए पे एक बेस बनाया। रिसेंटली इसने अपने सारे स्विंग हाइज रिकवर किए। 50 एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है ग्राउंडिंग पैटर्न के साथ। तो ये देख के लगता है कि यहाँ पे टेक्निकली ये पुल बैक कंप्लीट है। स्टॉक इज रेडी टू रिज्यूम अप ट्रेंड वंस अगेन। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगभग रखेंगे 1960 का, 1960 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2020 के। ओके, 2020 के टारगेट रहेंगे ग्लेनमार्क में। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड। रचना जी से बाद में बात करेंगे, गाबा सर के बाद चलते हैं। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है सीमेंस। सीमेंस ट्रेड का 3374 पर स्टॉप लगाएंगे करीब 3350 का, मतलब 24 रुपए का स्टॉप है। मुझे लगता है 3400 पार करके 3450 आते दिनों में देख सकते हैं सीमेंस यहाँ पर शानदार मूव्स गेन इसमें शुमार है 2% की तेजी। ये हो गई गावस्कर की पिक। रचना जी बताएं आपकी पिक क्या होगी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आपने आपको। सॉरी, मेरी पिक रहेगी जिंदाल स्टील में, जिसके फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे जो 1038 पे ट्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, हल्की सी अगर रैली आती है तो और बेटर हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 1050 पे, एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा इसमें 1025। ओके, जिंदाल स्टील। अब चलते हैं मानस के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बिल्कुल तैयार है स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि अगर 8250 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 10 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 81 रुपीज का लगाना है और एक ट्रेडिंग टारगेट 85 रुपीज 85 रुपए के सेट करने हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 82 वाला कॉल ऑप्शन जो 2 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 1 रुपीज 75 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 3 रुपए 25 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले भी पिक्स में शुमार और अभी भी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पर खरीदारी कराए। तो 4 बाई साइड की ट्रेड्स आए हैं, एक सेल साइड की ट्रेड आई है। एक बार रिकैप कर देती हूँ आपके लिए। कविता जी ने एशियन पेंट्स चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से, वो भी देख रही है 3000 तक के टारगेट, 2900 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित सेठ जी ने ग्लेनमार्क फार्मा को पसंद किया है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। आज के मूड मॉल में भी देखें तो 2020 तक के टारगेट देख रहे, वो 1960 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी ने बिकवाली की राय रखी है जिंदल स्टील पर, और यहाँ पर उनकी तरफ से सेल की कॉल। 1025 तक के नीचे का टारगेट 1050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा ने सीमेंस चुना है और ये काउंटर आज अच्छा करता हुआ डेज हाई पर है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 3450 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3350 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मनोज ने अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चुना, बैंकिंग स्पेस 85 का टारगेट और 81 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, अब फंडामेंटल आइडिया भी ले लेते हैं। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक टायर स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। वो अपोलो टायर हो या जेके टायर गिरावट में अगर मिले, या अपोलो टायर आपके वॉच लिस्ट में रहे। जो चैनल चेक्स हम कर रहे हैं ओईएम्स से तो जबरदस्त डिमांड है ही है, बट क्योंकि ये कंपनीज रिप्लेसमेंट मार्केट में भी बहुत बड़ा काम करती है, रिप्लेसमेंट मार्केट की डिमांड भी काफी स्ट्रांग और स्टेबल लग रही है। इसके वजह से आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है ये सिग्निफिकेंटली बेटर रह सकती है सेकेंड हाफ में। और क्योंकि रियलाइजेशंस रिप्लेसमेंट मार्केट से में ओईएम मार्केट से बेहतर रहती है,
तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा बैलेंस शीट पे ये प्ले आउट होगा। दूसरा, इनपुट कॉस्ट्स अच्छे खासे कम हो चुके हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइसेस अगर कम रहे तो मार्जिन्स में एक पॉजिटिव सुधार देखने मिल सकता है। एंड विद इंप्रूविंग डिमांड विद बेटर मार्जिन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ रह सकती है ये रिलेटिवली बेटर रह सकती है, और इसलिए रिटर्न रेशियोज शुड बी रिलेटिवली बेटर। काफी कंपनीज ने इस स्पेस में केपेक्स कर दिया है और इसलिए मुझे नहीं लगता एडिशनल केपेक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो कैश फ्लोज को सहारा देगी। तो जो रेटिंग रैंकिंग हम देखते हैं मार्केट्स ऑफ इंडिया में, टायर स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो अपोलो टायर्स वॉच लिस्ट में रखें, या जेके टायर जैसा स्टॉक अगर डिक्लाइन पे मिले तो हमें लगता है आई थिंक Q3 Q4 के नंबर्स रिलेटिवली बेहतर है। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए अपोलो टायर्स पर एक व्यू। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने बहुत ज़्यादा रुलाया लोगों को, लेकिन ऑफ लेट शानदार मोमेंटम में है, एशियन पेंट्स। एक बार स्टॉक लेकर आइए वापस, डे हाई पर इस समय स्टॉक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक सुबह जो बहेती जी ने ट्रेड ली थी, आई थिंक उसका तो टारगेट हिट हुआ होगा। लेकिन मयूरेश, गुड आफ्टरनून, एशियन पेंट्स पर क्या व्यू रहेगा आपका? आफ्टरनून अनुज जी। तो पहली चीज तो आई थिंक नंबर्स काफी शानदार रहे थे एशियन पेंट्स के सेकंड क्वार्टर में, आई थिंक उम्मीद से काफी बेहतर थे, और ये एक बेस बिल्डिंग क्वार्टर हो सकता है Q3 Q4 में, क्योंकि जैसे जीएसटी रेट्स कट हुए हैं, मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ बिरला ओपस की जो एंट्री रही है कुछ क्वार्टर्स पहले, दैट इज बिहाइंड अस। अब ये गेम प्राइसिंग पे नहीं रहेगा, बट दिस गेम विल बी प्योरली बेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सारे कंपनीज का एक नेटवर्क बहुत बढ़िया है, बट एशियन पेंट्स प्रॉब्ली स्टिल कंट्रोल्स द रूस्ट एज फार एज द पेंट मार्केट इज कंसर्न्ड। जो एक्सपेक्टेशन लार्जली है कि वॉल्यूम ग्रोथ पेंट इंडस्ट्री के लिए लगभग 10 से 12% के बीच में अगले 2 वर्षों में रहनी चाहिए। जो पूरी पेंट इंडस्ट्री की साइज है 1,10,000 करोड़, लगभग 30 से 40% अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए लिस्टेड प्लेयर्स को काफी सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन मिल सकता है। तीसरा, जो प्रोडक्ट स्वीट है एशियन पेंट के पास, एमल्शन से लेकर डिस्टेम्पर्स तक, दैट केटर्स फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन इंडिया इन अ सिग्निफिकेंट फैशन, और क्योंकि इनकी डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, बेस्ड ऑन Q2 नंबर्स Q3 Q4 रिलेटिवली बेटर में रह सकते हैं। अंडर परफॉर्मर रहा है, बट बेस्ड ऑन Q2 नंबर्स शायद Q3 Q4 अच्छे रह सकते हैं एशियन पेंट्स के लिए, और ये लीडरशिप पोजीशन शायद वापस मेंटेन करें, तो जिनके पास ये बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स जिनके पास से बिल्कुल बने रहने चाहिए, अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं, और 2.5% की तेजी के साथ अच्छा परफॉर्म करता हुआ काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया हालांकि एशियन पेंट्स ने। एक बार PSU बैंक इंडेक्स लेकर आइए, एक लौता इंडेक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसे मूड माहौल में भी, लेकिन इसके कुछ काउंटर्स अगर आप देखें, जैसे कि इंडियन बैंक जहाँ पे शानदार रैली यूनियन बैंक, कैनरा बैंक में, इंडियन बैंक आज गिरा हुआ है। उसके भी पीछे कारण ये जो हैवी वेटेज गाइडलाइंस आई है NSE की तरफ से, वो एक बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये, आशीष बहेती जी इंडियन बैंक, माफ कीजिएगा अमित सेठ जी, इंडियन बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर को क्या इस गिरावट में ऐड करना चाहिए या लेने लायक लग रहा है आपको 863 के लेवल पर? जी श्रेया जी, यहाँ पे हमने एक फैंटास्टिक रनअप देखा है पिछले 1-1.5 महीने में। स्टॉक ऑलमोस्ट 700 से 863 पे आ गया है। तो पहले सारे पुल बैक्स बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहे थे, अब थोड़ा सा ये चार्ट ऑब्वियस हो गया है, इसीलिए आप देख रहे हो 20 डेमा पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है। सपोर्ट की बात करें तो 850 पे अच्छा सपोर्ट है, कोई कारणवश 850 पे हमें मिले तो वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। स्टॉप लॉस इन दैट केस हम रखेंगे 840 रुपीज का। ओके ध्यान रखिएगा, आज की गिरावट से पहले PSU बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक था इंडियन बैंक। आज यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट नजर आएगी। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में आज की गिरावट में प्राइवेट बैंकों का बड़ा हाथ है। दरअसल जनवरी सीरीज से बैंक निफ्टी की तस्वीर बदलने जा रही है। ये बात हमने की भी थी, और ये इनफैक्ट हमारी मुहिम का एक हिस्सा भी था कि बैंक निफ्टी काफ़ी लॉपसाइडेड इंडेक्स है, सिर्फ 2 स्टॉक्स का 50% से ज़्यादा का वेट है, इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो NSE ने उस पर एक्ट किया है ऑब्वियसली, और काफ़ी चेंजेस अनाउंस किए हैं। फेजेस में ये चेंजेस, उसका फर्स्ट फेज़ इस सीरीज़ की शुरुआत से, यानी अगली सीरीज़ की शुरुआत से लागू होने वाला है। यतन से जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यतन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सेबी के डिस्कशन पेपर के बाद NSE का येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज सर्कुलर आया, जहां इन्होंने निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या जो पहले 12 थी अब 14 कर दी है। इसका मतलब ये है 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी बैंक में आएंगे, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत थी, मैनिपुलेशन प्रोन इंडेक्स था, तो ऊपर के जो 3-4 स्टॉक्स हैं यहाँ वेटेज भी आपको कम होता हुआ नजर पड़ेगा। सबसे पहले इंक्लूजन्स की बात करते हैं, जहाँ येस बैंक और यूनियन बैंक, ये 2 काउंटर्स में आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो
आपको निफ्टी बैंक में 1 जनवरी से शामिल होते हुए नज़र पड़ेंगे और कहीं ना कहीं नए सीरीज़ के साथ ही आपको ये निफ्टी बैंक में बदलाव होते हुए नज़र पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें येस बैंक की और यूनियन बैंक की तो दोनों ही काउंटर्स में 2 से 3% की तेज़ी है, क्योंकि यहाँ लगभग 2-3 हज़ार करोड़ का मिला के बाइंग देखने को मिलेगा। हालांकि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये 4 प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं जहां आपको वेटेज कम होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता हुआ नज़र पड़ेगा। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में ही 300 से 400 मिलियन डॉलर्स के बीच की बिकवाली आपको देखने को मिलेगी और ये 4 फेजेस में होता हुआ नज़र पड़ेगा, दिसंबर एंड, जैन एंड, फेब एंड और मार्च एंड। तो 4 महीने में स्प्लिट होगी ये सेलिंग और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में भी आपको 40 से 50 मिलियन डॉलर्स के आसपास का सेल फ्लो दिखाई पड़ेगा। छोटी बैंक्स जहां वेटेज बढ़ेगा उसके अंदर येस यूनियन तो है ही, लेकिन फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में भी आपको छोटी मोटी बाइंग देखने को मिलेगी अगले 4 महीनों के फेस्ड बाइंग में। ओके, तो ये एक बड़ा अपडेट। थैंक यू यतिन जी बताने के लिए, खबर समझाने के लिए। और IDFC फर्स्ट बैंक सुझाया था मानस जी आपने, और इस खबर के बाद अब देखिए फेडरल बैंक ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया। फेडरल बैंक का चार्ट देखेंगे मानस जी और बताएंगे कि फेडरल बैंक पर क्या व्यू बन रहा है 258 के लेवल पर, और जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं और जो लेने का सोच रहे हैं लेवल्स पर उनको क्या हिदायत? तो देखिए व्यू तो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंडेशन दिया था इस उम्मीद में कि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हालांकि फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो पैटर्न है, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है और स्पेशली जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं जहां स्टॉप लॉस आपको 252 का लगाना है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 270 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। मीनवाइल एक बार एक स्टॉक लेकर आइए मैस्टेक, और लगातार IT स्टॉक्स में सबसे वीक स्टॉक्स में से एक, और आज भी देखिए एक रैली आई लेकिन वो फेल हुई और अब ये स्टॉक आ गया है डी लो पर। और इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि अब ये काफ़ी करीब है, इसका 52 वीक हाई और लो दिखाइएगा एक बार ज़रा। ज़बरदस्त बेयर मार्केट ग्रिप में है ये स्टॉक और आई थिंक 52 वीक लो करीब करीब 1887 पर है, जो 7 अप्रैल 2025 को लगा था। और वन वे स्लाइड है यहाँ पर। मैस्टेक, एक बार मैस्टेक का चार्ट मानस जी आप देखेंगे, कैश मार्केट का स्टॉक है वैसे, अगर कोई व्यू हो इस स्टॉक पर तो? देखिए अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक अपने 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ये सही है कि स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है 2050 के आसपास, लेकिन जब तक 2400 रुपए के ऊपर ना निकले, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन ना कर ले, तब तक यहाँ पर आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 2050 के नीचे जरूर से लगा के रखिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, बैंकों की बात करते हैं। भले ही निजी बैंकों में टेक्निकल कारणों से बिकवाली है, लेकिन इंडियन बैंक को छोड़कर सरकारी बैंकों में बड़ी पॉजिटिविटी है आज। इसकी एक वजह है नमूरा की रिपोर्ट। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी रिपोर्ट का सार। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैंकिंग स्पेस पर अगर आप देखें तो नोमेरा की तरफ से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सुबह इसकी चर्चा भी की थी हमने, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चरली बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ये क्या करें कि पूरे सेक्टर की री रेटिंग देखने को मिल सकती है। ये बता रहे कि इससे पहले सभी बैंकिंग में ज़्यादातर मार्जिन के जो कंसर्न्स थे, अब ये बता रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अर्निंग्स में बड़ा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। जो सेक्टर के ROAs हैं ये 15 बेसिस पॉइंट ये तकरीबन FY 26-28 तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर आप देखें तो पूरे सिस्टम की जो क्रेडिट ग्रोथ है ये इस वित्त वर्ष में 13% और अगले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 14% के आसपास देखने को मिल सकती है। जो सेक्टर के वैल्यूएशन है ये अर्निंग्स बढ़ने के बाद भी काफ़ी कंफर्टेबल है, सिर्फ 2.1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर है, जो कि अपने आप में बड़े इनएक्सपेंसिव है, कंफर्ट देती है। और साथ में जो ROAs में इंप्रूवमेंट है, EPS CAGR काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है FY 28 तक। इसके चलते कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब बैंक्स की री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये बात साफ है कि PSU बैंक्स काफ़ी ज़्यादा वेल पोजिशन और वैल्यूएशन के लिहाज से बड़े अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इनकी अगर आप प्रिफर्ड पिक्स देखें, टॉप पिक्स देखें नोमेरा की तरफ से, तो इसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PSU दिग्गज, ये तीनों बैंकिंग स्टॉक जो है इन्हें पसंद आते हैं। ओके, शुक्रिया आशीष नोमेरा की रिपोर्ट बताने के लिए। और पिक्स में शुमार है एक्सिस, ICICI और SBI। एक्सिस का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। हालांकि आज तो गिरावट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, इसलिए आपको 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 18% का रिटर्न एक्सिस बैंक ने भी जनरेट करके दे दिया है।
अब इस गिरावट में क्या करना चाहिए? कविता जी आप बताइए। एक्सिस बैंक 1260 के लेवल पर जो जिनके पोर्टफोलियो में शुमार नहीं है वो क्या एक्सिस बैंक को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पर? क्या हिदायत रहेगी? श्रेया, एक्सिस बैंक को अगर हम देखें तो ये अपने 20 EMA पर आकर आज क्लोजिंग देने में है। 1257 का इसका 20 EMA है। मुझे लगता है एक दिन का वेट करना चाहिए। इन केस अगर काउंटर यहाँ सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखेगी। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1250 के स्टॉप लॉस के साथ फिर इसे अप्रोच किया जा सकता है। बट सिंस टेक्निकली अभी एज ऑफ नाउ कंफर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है एक दिन का वेट कीजिए और 1250 के स्टॉप लॉस के साथ फिर इसे अप्रोच करना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे गाबा सर, कविता जी और अमित जी से। गाबा सर बताइए कैश कॉल आपका। गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है EID पेरी। EID पेरी में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है और बेस में एक रेजिलियंस नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 1038 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1030 का, 8 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1060 EID पेरी। EID पेरी ये गाबा सर की पिक हो गई, अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के सत्र में भी 1037 के लेवल पर। बताइए अमित जी आपकी कैश कॉल क्या होगी? जी श्रेया जी, अगर हुंडई मोटर्स का चार्ट देखें तो डेफिनेटली इसने एक अच्छा बेस बनाया है लगभग 2250 2300 के आसपास। थोड़ा सा स्टॉक हल्का फुल्का डाउन जरूर है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 50 डेमा को क्रॉस कर रहा है तो इसे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 2330 का और टारगेट्स हमारे 2450 एंड 2500 रहेंगे। हुंडई मोटर ये हो गई अमित सर की पिक कैश कॉल में। कविता जी कैश कॉल के लिए आपका स्टॉक क्या होगा? CEAT 3800 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर बाइंग की जाए लिटिल पोजिशनल सोचना चाहिए। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3870 वन कैन अप्रोच CEAT फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3979 4000 के लेवल तक के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, CEAT पर एक बाय ट्रेड दे सकते हैं। ओके, चलिए तो CEAT ये हो गई आपकी ट्रेड। अब बात करते हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च की जो 20% के सर्किट पर लॉक्ड है इस समय। जी हाँ, क्यों आई ये तेज़ी और क्यों है ये आज का हीरो ऑफ द डे? एक बार फिर चलते हैं इनके पास, ये तो बताइए। कहीं ना कहीं अगर हम सन फार्मा एडवांस रिसर्च की बात करें तो ये सन फार्मा की R&D आर्म है और एक बड़ा फैसला US की कोर्ट का आया है जो सन फार्मा के पक्ष में आया है। यानी सन फार्मा एडवांस ने एक अपील जो की थी उसको जीत लिया गया है और ये सेजेबी करके एक ड्रग है जो छोटे बच्चों नियोनेटल फेज में जो बच्चे होते हैं उनके सीजर्स को ट्रीट करने के लिए ये दवा होती है। कंपनी को एक PRV वाउचर भी मिला है जिससे कंपनी की जो US FDA की अप्रूवल है इसको एक प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चों के लिए जो ड्रग्स को तवज्जो दिया जाता है US में, इससे शायद कंपनी का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। और अगर ये अप्रूवल आता है US मार्केट्स में सन फार्मा एडवांस को तो कहीं ना कहीं कंपनी को लाइसेंसिंग फ़ी मिलेगी, मार्केटिंग फ़ी मिलेगी जो इनकी पेरेंट सन फार्मा इसको देगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये बन रही है कि इस ऑर्फन ड्रग स्टेटस जो कंपनी को मिला है उससे क्लियरेंस बहुत जल्द होगा और इसके कारण माइलस्टोन पेमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से सन फार्मा को बेनिफिट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में इस अप्रूवल के बाद एक बड़ा 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। ओके, स्पार्क 20% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। डिस्कस भी कर रहे थे स्टॉक के ऊपर, लेकिन गाबा सर आप बताएंगे स्पार्क आज तो 20% का अपर सर्किट है लेकिन पॉजिटिव खबर भी है, जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है या फिर लेना चाहते हैं लेवल्स पर, क्या सुझाव उनको? काफी बढ़ चुका है 20%। तो अभी लेना है तो अभी स्टॉप बहुत डीप होगा, 130 पे ट्रेड करा है, 160 30 रुपए का स्टॉप अगर संभाल सकते हैं तो फिर 200 का भी चांस देख सकते हैं, लेकिन उससे वक्त लगेगा अगर कॉन्ट्रेक्शन को, लेकिन एक्चुअली मिलेगा नहीं जब सर्किट में, तो एक्चुअली बेस्ट इग्नोर। रिएक्ट होता है तो लेंगे, उसको छोड़ देना चाहिए, नेवर चेज स्टॉक इज माय रूल। अच्छी खासी प्रॉफिट में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी बने रहें? पैसा मिलता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दिए, कल एक सर्किट में लगाया तो कल भी अप मूव मिलेगा, कल बाकी बेच देना चाहिए। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी हिदायत यहाँ पर। शानदार परफॉर्मेंस स्पार्क से। चलिए अब बात करते हैं काफ़ी बर्निंग टॉपिक की, रुपए में गिरावट जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है।
थम ही नहीं रही है और $1 का भाव करीब आप देखें तो 90 रुपए के पास पहुंच गया है। हालात ये हैं कि पूरे एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। ज्यादा डिटेल में समझते हैं इस पूरी खबर को मनीषा जी से। मनीषा जी, रुपए की में गिरावट थम ही नहीं रही है, क्या है वजह, अब क्या होगा यहाँ पर? वेल जी हाँ, जैसे आपने कहा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है ये एशियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ, और कल का जो ऑल टाइम लो था वो 89.78 था। आज का ऑल टाइम लो अब तक हम 89.95 तक बना चुके हैं। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स द्वारा जाना जा रहा है कि शायद कुछ PSU बैंक्स डॉलर्स बेचते हुए नजर आए हैं RBI के बिहाफ पे, और इसलिए शायद हमने वो 90 का साइकोलॉजिकल लेवल अभी तक छूता हुआ नहीं देखा है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन रही है पिछले एक महीने में ₹1 तक की गिरावट, इस साल में अब तक रुपए ने करीबन 5% तक की गिरावट ऑलरेडी आपको दिखा दी है। तो चाहे वो फिलिपीन पैसा हो या फिर इंडोनेशियन रुपया, इन सब करेंसीज को भी रुपया पीछे छोड़ गया है और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 3-4 रीजंस हैं जो एज ऑफ नाउ भी स्टैंड आउट करते हैं। वो ये हैं कि चाहे इंडिया का क्या करंट अकाउंट डेफिसिट है या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है फॉर दैट मैटर, सारे के सारे यहाँ पर कमज़ोर होते हुए नजर आए हैं। दूसरी बात है, बाजार को थोड़ा सा लगता है कि US और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वो 50% का टैरिफ भी अभी भी जारी है, तो अब उसको महीने बीतने लगे हैं, साल खत्म होने लगा है, वो एक कंसर्न है। तीसरा ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस इंडिया की बताई जाती हैं, FPI आउटफ्लोज हैं, वो भी एक चिंता की बात यहाँ पर है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट्स को बनता हुआ देखा है और जिस तरह की गिरावट यहाँ पर आई है, ऐसा लगता है कि जो मंदी है ये शायद थोड़ी सी और यहाँ पर गहरा सकती है। ज़्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि अगर 90 का स्तर निकलता है तो फिर कुछ और गिरावट आप यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट आती है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ से सपोर्ट मिले, तो हम 88.5 की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स थोड़ा सा और डिप्रिसिएशन ऑन कार्ड्स। ओके, शुक्रिया मनीषा जी बताने के लिए आखिर रुपए में ये गिरावट क्यों आ रही है, और देखते हैं कि अब यहाँ से क्या दिशा और दशा तय होती है रुपीस की। हमारे साथ जुड़ रहे प्रशांत सावंत अब शो में। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट का मूड माहौल तो थोड़ा खराब ही नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या होगी, कौन से काउंटर सुझाएंगे आज? जी श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। और मुझे लग रहा है हम अभी भी अगर देखें तो 26,000 के ऊपर है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड नियर अ न्यू ऑल टाइम हाई। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक के पैटर्न को देखें, यहाँ एक प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है मुझे 80 के ऊपर करीबन पिछले 4 से 5 दिनों से, और वॉल्यूम्स बिल्डिंग अप है। तो मैं यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके एक ब्रेकआउट लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। करीबन ये 82 का ऑलमोस्ट लेवल चला है स्पॉट पे, 81.90 82 के आसपास। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 79.50 79 के रेंज में। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पाइक टुवर्ड्स 88 89। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए प्रशांत जी की तरफ से एक ट्रेड आती हुई। धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं मानस जी से, रचना जी से और प्रशांत जी से। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन के लिए सीमेंस के ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। 3400 वाला कॉल ऑप्शन सीमेंस का, जो कि 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 130 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। सीमेंस ये हो गया धमाकेदार ऑप्शन में माइनस जी की पिक। रचना जी, आपकी पिक क्या होगी? जी मेरी तरफ से दालमिया भारत में हम 2000 का PE बाय कर सकते हैं, और ये 45 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 40 का ऐसे लगा के इसको लॉन्ग कर सके तो हमारा अपसाइड पे 55 का टारगेट हो सकता है। ओके, चलिए, ये होगी दालमिया भारत। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? सॉरी, प्रशांत जी आप क्या पिक कर रहे हैं? सॉरी जी अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। यहाँ पे मुझे इंडसइंड बैंक में जो डिप आया वो काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, और ओवरऑल बैंक निफ्टी की तरफ मेरा नजरिया बुलिश है। तो इसकी जो इंडसइंड बैंक की 860 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन करीबन 20-21 के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ 14.50 स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 30-32 ओके, इंडसइंड बैंक ये हो गई प्रशांत जी की पिक। धमाकेदार ऑप्शन के लिए दालमिया भारत की पुट लेनी है। रचना जी की तरफ से आया सीमेंस में खरीदारी, मानस जी की तरफ से वही इंडसइंड बैंक में प्रशांत सावंत जी ने अभी दाव लगाया है। कुछ काउंटर्स में देख रही थी जिसने, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा खराब लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एक बार FMCG पैक से रखेगा, UBL हमने डिस्कस किया था, ब्रिटानिया रखेगा स्क्रीन पर, और साथ ही रखेगा HUL भी ठीक ठाक परफॉर्म, लेकिन उससे बेटर ब्रिटानिया लग रहा है। डेज हाई पर पहुंचता हुआ ब्रिटानिया करीब आप देखें तो यहाँ पर भी आधा फीसद ज्यादा की तेजी, 0.25% की तेजी ब्रिटानिया में आती हुई। गाबा सर, गोदरेज कंज्यूमर सुझाया था आपने सुबह, ब्रिटानिया अच्छा नहीं लग रहा?
बिल्कुल अच्छा लग रहा है ब्रिटानिया, अच्छा बेस बना है और बेस बनने का जो बायस है इसका अपसाइड है। अब ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है 5855 पर और मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, 5835 पर। 354555 ₹20 का हुआ, 5900 इजीली अवेलेबल, आज या कल में हो जाएगा, ब्रिटानिया मिलना चाहिए। ओके, ब्रिटानिया यहाँ पे खरीदारी की राय हो गई। गाबासा की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ, लेकिन इंडिगो रखेगा एक बार स्क्रीन पर। इंडिगो हम शुरुआत से देख रहे थे, आज थोड़ी कोशिश कर रहा था रिकवरी की, लेकिन वो हो नहीं पाया और अब 1.5% के करीब करीब गिरकर कर रहा है कारोबार। दरअसल कंपनी के एयर ट्रैफिक ग्रोथ गाइडेंस के मुकाबले कम रही है। अब इंडिगो पर ज़्यादा डिटेल समझ लेते। कंचन से, कंचन क्या रिसर्च किया आपने? इंडिगो शुरुआत में थोड़ी रिकवरी की कोशिश, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्या खबरें, क्या अपडेट्स? जी डेफिनेटली, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं, एयर ट्रैफिक का जो डेटा आया है वो कोई ख़राब डेटा नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे कंपनी का Q2 का नंबर्स आए थे उसके बाद जो कॉन कॉल हुई थी उस टाइम पे मैनेजमेंट ने जताया था कि जो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 17 से लेके 19% की देखने को मिलेगी। लेकिन इस टाइम पे जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा आया है वहाँ पे देखा गया है कि जो ग्रोथ है वो केवल 5% की देखने को मिली है। जो कंपनी की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्वेस्टर्स को फेड आउट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है इंडिगो के अंदर थोड़ा सा हमें फिसलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं चार्ट्स के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। अगर डोमेस्टिक डेटा देखा जाए तो यहाँ पे 5% की ग्रोथ है, वहीं इंटरनेशनल ट्रैफिक में 9% की ग्रोथ जो है हमें साल दर साल देखने को मिली है। इस टाइम पे अगर अप्रैल से इस डेटा को कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे एक रिकवरी आई है, लेकिन वहां के कंपैरिजन में अभी भी जो नंबर्स हैं वो हमें थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। अप्रैल में जो ग्रोथ थी वो 8% की थी, लेकिन इस टाइम पे आप जो ग्रोथ है वो देखेंगे तो वो केवल 6 से 6.5% की ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक ट्रैफिक देखा जाए तो वहां पे भी जो केवल ग्रोथ है 5% की देखने को मिली है। ये नंबर्स वही है कि जो एयर पैसेंजर का ट्रैफिक का नंबर था। फिस्कल ईयर 25 Q3 में देखा जाए तो ये डेली एवरेज जो था वो था करीबन 2.8 करोड़ का, जो कि फिस्कल ईयर 26 के पहले 2 महीने की ये बात चल रही है वो केवल 2.97 करोड़ का है, जो कि दर्शा रहा है कि जो नंबर्स हैं वो गाइडेंस के तरीके से सामने जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें इस टाइम पे पैसेंजर लोड फैक्टर की तो वहाँ पे भी हमें जो है एक फ्लैट नंबर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। फिस्कल ईयर 25 Q3 में ये 86.5% का था, जो इस टाइम पे भी हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो गाइडेंस के मुकाबले नंबर्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके पीछे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा रहा है। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसलिए डगमगा रहा है, लेकिन इंडिगो का चार्ट रखिएगा पर एक बार स्क्रीन पर। इस साल अब तक अगर आप देखें इंडिगो ने अच्छी ही परफॉर्मेंस दिखाई है, 24% के करीब करीब इसने रिटर्न्स दिए हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल रूट पे एक्सपैंड कर रहा है इंटरग्लोब एविएशन। आपने काफ़ी इस पर ओपिनियन दिया, आपका एक फेवरेट स्टॉक में शुमार भी रहा है इंटरग्लोब एविएशन 5703 के भाव पर। अब क्या फ्रेश व्यू बन रहा है सर? देखिए, ये 1800-1900 था, तब से मैं इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। मैंने दो बातें बोली थी, एक कि ये निफ्टी का स्टॉक बनेगा, वो तो बन चुका है, और दूसरा अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये 10,000 के करीब भी जाएगा। मैं इंटैक्ट हूँ उस व्यू पर। देखिए, ये फेजेस आते रहेंगे इस तरीके के, और इंडिगो की हिस्ट्री ये रही है, ये जब करेक्ट होता है तो 15-20% करेक्ट होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर मौका देता है वापस एक बाइंग का। मेरा तो ये मानना है श्रेया, आज की डेट में अगर आपको ट्रैवल करना हो तो एक ऐसी एयरलाइन जिसको आप ट्रैवल करने में हेट करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है नहीं, कम है, ट्रैवल उसी में करना पड़ेगा आपको। आज की डेट में अगर मुझे बोला जाए कि मुझे कल सपोज करिए एक पर्टिकुलर जगह जाना है और ख़ास तौर से एक ऑफ बीट जगह पर जाना है, और मेरे पास एक हॉपिंग फ्लाइट है इंडिगो की और एक डायरेक्ट फ्लाइट है स्पाइस जेट की, तो भी मैं इंडिगो चुनूंगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को टाइम पर पहुंचना ज़रूरी है वहाँ पर, है ना। वो उनका बिल्कुल ज़ीरो कस्टमर केयर, सब कुछ हम सब जानते हैं, हर चीज़ के लिए पैसा लेना, इवन मिडिल सीट तक के लिए पैसा चार्ज करना, ये सब करना। और मतलब अगर आप कभी उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने सपोज़ करिए एक सैंडविच बुक करा है, आप उसको अगर दूसरे सैंडविच में चेंज करना चाहेंगे वो नहीं करके देंगे, नहीं, उसके लिए आपको अलग से पे करना है। एक टिपिकल ज़ीरो कस्टमर केयर, सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट। तो मेरी तो हमेशा से राय रही है कि आप जितनी बार इंडिगो से ट्रैवल करें उतनी बार उसका एक शेयर ले लें, तो जो पैसा आप इस पर खर्च करेंगे उतना पैसा आप
उसके शेयर से बना लेंगे। तो ये उस तरीके की अप्रोच रही है। खैर एयरपोर्ट स्पेस पर ही रहते हैं, एविएशन स्पेस पर ही रहते हैं रादर। GMR एयरपोर्ट का शेयर आज लाइफ टाइम हाई पर है, आज 110 रुपये के भी ऊपर निकला है। बोफा सिक्योरिटीज़ ने एक बुलिश रिपोर्ट निकाली, हालांकि उसके बाद स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। विवेक से जानते हैं क्या कहा इस रिपोर्ट में। विवेक बताइए। जी हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट GMR एयरपोर्ट्स पे बोफा सिक्योरिटीज़ के द्वारा उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है, बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 128 रुपये पे उन्होंने दिया है। काफ़ी अपसाइड यहाँ से भी दिख रहा है बोफा सिक्योरिटीज़ को GMR एयरपोर्ट्स के ऊपर। वो कहते हैं कि कंपनी यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है, बिकॉज इंडिया का जो राइजिंग एयर डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उसके साथ जो ना सिर्फ एरो रेवेन्यू, नॉन एरो रेवेन्यू भी है, वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। और कंपनी के पास लार्ज लैंड बैंक है, तो उनको लग रहा है कि वहाँ से रियल एस्टेट का रेवेन्यू भी आ सकता है। उसके साथ साथ कंपनी में पिछले कई सालों में काफ़ी सारे फेवरेबल लीगल डिसीजंस भी आए हैं, जिससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। याद रखिए इस साल बहुत पॉसिबल है कि GMR एयरपोर्ट बॉटम लाइन पे प्रॉफिट दिखा सकता है। वो ऑल्सो कहते हैं कि वैल्यूएशन जो है 15 टाइम्स एडजस्टेड EV टू EBITDA पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। उनको लग रहा है जो फ्यूचर का ग्रोथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके हिसाब से क्या है की कैटलिस्ट, सबसे पहले वो कहते हैं कि कंसेंसस जो अभी करंटली EBITDA का एस्टिमेट लेके चल रहा है, वो बोलते हैं कि उससे 10% ज़्यादा ही आ सकता है। साथ साथ वो कहते हैं जो पाकिस्तान एयर स्पेस रीओपन होगा उससे भी काफ़ी एयर एविएशन में तेज़ी होगा। साथ साथ उनका जो कई सारे लीगल इश्यूज चल रहे हैं उसमें क्लैरिटी आ रहा है। साथ साथ कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एरो एज वेल एज नॉन एरो रेवेन्यू में। और उनका मानना है कि शायद डिविडेंड भी रीस्टार्ट कर सकती है कंपनी। उनका कई सारे रिस्क भी है। कहते हैं कि दिल्ली में जो अभी सेकेंड एयरपोर्ट आ रहा है उससे नियर टर्म डिसरप्शन आ सकता है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। ऑल्सो कहते हैं कि अभी जो रेगुलेटर है आगे चलने वाली कई सारे टैरिफ के इशू, कई सारे इशू में काफ़ी एग्रेसिव हो सकती है। और एक प्रॉब्लम है कि अगर बैलेंस शीट फिर से अगर एलिवेट होगा, डेट फिर से एलिवेट होगा, तो वो एक रिस्क हो सकता है। बट ओवरऑल बोफा सिक्योरिटीज़ काफ़ी तेजी में इन टर्म्स ऑफ GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट यहाँ पर इस समय स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी है, हालांकि अब थोड़ा सा नीचे आया। निफ्टी लेकर आइए एक बार ज़रा। 26,000 ब्रेक किसी भी मोमेंट हो सकता है निफ्टी में। इंट्राडे में 26,000.9 का लो लगा था, अब देखते हैं 26,000 से रिवर्सल आएगा या नहीं, लेकिन मामला तो काफ़ी ख़राब। मीनवाइल एशियन पेंट्स ने अभी फ्रेश और 52 वीक हाई दोबारा लगाया 2936 पर, और करीब 4 महीने में 25% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट हुए हैं जब से एशियन पेंट्स ने वो स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया था। उसके बाद से देखिए 3 महीने में करीब 15%, 6 महीने में करीब 30% के रिटर्न यहाँ पर जनरेट हुए हैं। लेकिन GMR की बात हो रही थी। मयूरेश जी, GMR पर क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं, तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका जो एक रेवेन्यू मिक्स है, एरो रेवेन्यू स्टिल का अकाउंट फॉर लार्ज पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यूज एंड एबिट कंट्रीब्यूशन। बट जो नॉन एरो रेवेन्यूज हैं, अगर आप उसके प्रेजेंटेशन पे जाएं तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये यही मान के चल रहे हैं कि नॉन एरो रेवेन्यूज में कॉम्प्लीमेंट करेगा एरो रेवेन्यूज की सप्लीमेंट्री एक्शंस और सप्लीमेंट्री ग्रोथ। और इसलिए आई थिंक नॉन एरो रेवेन्यूज विल बी अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यूज जो आते रहेंगे। काफी कुछ ये डिजिटलाइज कर रहे हैं ऑन दैट एस्पेक्ट्स इटसेल्फ, इसलिए जो कॉस्ट एंगल रहेगा ये ऑप्टिमाइज रहेगा, whereas margins for non-aero will probably move at a faster clip. At the same time, I think जो एरो रेवेन्यूज रहने वाले हैं, काफी नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, इसलिए अपॉर्चुनिटीज काफी लार्ज रहेगी। केवियट रिस्क के हिसाब से ऑब्वियसली है कि नए एयरपोर्ट्स पे जो लागत लगेगी, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं ये सारी चीजें, जिसके वजह से आई थिंक जो केपेक्स रिक्वायरमेंट्स रहेगी और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो कैश फ्लो रहेगा ये हमेशा कंस्ट्रेंट रहेगा। बट अगेन आई थिंक द ग्रोथ इज प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू दोनों एरो और नॉन एरो बिजनेसेस पे। तो जिनके पास अगेन आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम प्रशांत जी से, फिर चलेंगे रचना जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी के पास। प्रशांत जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ ग्लेनमार्क का सेटअप मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इसकी जो 1980 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 50-55 के बीच ट्रेड कर रही है। इसको मैं करीबन 34 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहूंगा। 34 जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 80 से लेके 90, 80-90।
ओके 980 वाला कॉल ऑप्शन लेना है आपको ग्लेनमार्क फार्मा का, ये अच्छा लग रहा है सावन जी को। रचना जी आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा? जी मेरी तरफ से चोला फाइनेंस रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड एंड 1716 पे है हम यहाँ पे। हम यहाँ अगर 1730 के नीचे जब तक रहेंगे तब तक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट किया जा सकता है, अगर है तो कंटिन्यू करा जा सकता है। ऑन द डाउन साइड हमारा टारगेट होगा 1700 का एंड 1690 का। ओके चलिए चोला ये हो गई सेल ट्रेड एक रचना जी की तरफ से। कविता जी बताइए आपका ट्रेड आज के लिए। तो अनुज जी LTI माइंट्री ये कंडीशनल बाय होगा इन केस अगर ये 6170 के ऊपर निकलकर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है यहाँ फिर फर्दर अपसाइड मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 6300 फिर इसे अप्रोच करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6100 बट ओनली अबाउट 6170 नाउ। ओके LTI माइंट्री कंडीशनल चार्ट का चमत्कार के लिए पिक हो गई कविता जी की। मयूरेश जी आपका मिड कैप फंडा। तो हमने रिसेंटली बहुत एडिशंस किए नहीं है बट आई थिंक विशाल मेगा मार्क इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग मार्केट्स विद इंडिया में। हमें लगता है इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ थी जो आई थी इसमें एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखा गया था और विद जीएसटी रैशनलाइजेशन हालांकि आई थिंक एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। सेंटिमेंटली आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे बढ़ती है स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में, यहाँ पे जो इनके पास एक प्रोडक्ट मिक्स है FMCG का, एपरल बिजनेस का और अदर FMCG में, तीनों में हमें लगता है आई थिंक एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम ग्रोथ से देखा जा सकता है। व्हाट दिस रियली मींस इज कि जैसे स्पेंडिंग बढ़ेगी जो एवरेज रियलाइजेशन है पर पर्सन एंड एवरेज रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट आई थिंक इसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिलेगा। जो इनके स्टोर्स हैं टिपिकली टियर 4 टियर 3 टियर 4 सिटीज में ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर और इसलिए आई थिंक जो कॉस्ट और केपेक्स रिक्वायरमेंट्स है ये एब्सोल्युटली वेल जस्टिफाइड रखी है, जिसके वजह से आई थिंक बॉटम लाइन ग्रोथ और अर्निंग्स जो हम बहुत क्लोजली देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखा जा सकता है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स ठीक ठाक है, अर्निंग्स ठीक ठाक है और जो रेटिंग रैंकिंग हम देखते हैं वो शानदार है। तो हमें लगता है विशाल मेगा मार्केट अच्छा विकल्प हो सकता है। विशाल मेगा मार्ट एक अच्छा पिक हो सकता है लंबी अवधि के लिए। अच्छा लग रहा है मयूरेश जी को। चार का चौका की शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ। प्रशांत सावन जी ने सुझाया ग्लेनमार्क फार्मा। 980 का कॉल ऑप्शन लेना है, 80 से 90 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 34 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा एफएनओ सुपरस्टार के लिए बिकवाली का कॉल आया चोला इन्वेस्ट के फ्यूचर्स में रचना जी की तरफ से। नीचे का टारगेट 1690 का, 1730 तक के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने हैं। चार्ट का चमत्कार LTI माइंट्री चुना है कविता जी ने। यहाँ पर 6300 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 6100 का स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कीजिए। और मिड कैप फंडा के लिए अभी विशाल मेगा मार्ट पर दाव लगाने की बात कही मयूरेश जोशी जी ने और यहाँ पे लंबी अवधि के नज़रिए से अच्छा लग रहा है काउंटर। लेकिन ये तो बात हो गई कुछ काउंटर्स जो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आज एक्सीडेंट ऑफ द डे रहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। एक बार चार्ट लेकर आइए, उसका काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये कि जब एक वक्त में जब ज़ोर शोर से इसका IPO आया था और उसके बाद लाइफ टाइम लो पर अभी पहुंच गया है, ऐसा क्यों हुआ? कैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स के पेशेंस टेस्ट किए, वो समझ लेते एक बार होरमाज फताकिया जी से। होरमाज जी गुड आफ्टरनून, बताइए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भारी गिरावट आज। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे में शामिल 9% की गिरावट स्टॉक में देखने मिली थी। 100 रुपये के नीचे कामकाज करता हुआ 52 वीक लो बनाया है आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। और एक बहुत चर्चित IPO 6,500 करोड़ की इसकी इश्यू साइज थी और सबसे ज़्यादा उस वक्त बोलियां लगी थी बजाज हाउसिंग के लिए। लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की बोलियां लगी थी इस IPO में। और देखते ही देखते 70 रुपये की इसकी इश्यू प्राइस थी और कुछ ही दिनों में स्टॉक ने 190 तक का उसका पोस्ट लिस्टिंग हाई बनाया था और उन स्तरों से अब स्टॉक अपने उन स्तरों से आधा हो चुका है। आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें बजाज फाइनेंस जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 2.25% हिस्सा बेचा, लेकिन उस हिस्सा बिक्री के बावजूद अभी भी उनके पास 86% हिस्सेदारी बचती है, यानी कि मिनिमम शेयर होल्डिंग जो कि 75% होनी चाहिए उससे अभी भी 11% ज़्यादा है। तो अब म्यूचुअल फंड्स का तो इस कंपनी में ज़्यादा कोई हिस्सा है नहीं, तो इसमें फंसा कौन? इसमें फंसा है रिटेल निवेशक। लिस्टिंग के वक्त लगभग 16 लाख रिटेल निवेशक थे बजाज हाउसिंग में और
उसके अगली ही तिमाही में दिसंबर 2024 की शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो वो नंबर बढ़कर 26 लाख शेयर होल्डर्स हो गया था। अभी भी सितंबर तिमाही की शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 24 लाख शेयर होल्डर्स की 8% हिस्सेदारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है। एक बड़ा ओवरहैंग अभी भी बना हुआ है क्योंकि प्रमोटर्स और हिस्सा बेच सकते हैं अपने इस मिनिमम शेयर होल्डिंग से कंप्लायंट होने के लिए। 75% तक लानी है, मतलब उन्हें और 11.25% तक और हिस्सा बेचना हो सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा आईपीओ, एक चर्चित आईपीओ और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे प्रमोटर्स की ब्लॉक डील के बाद, लेकिन अभी भी ओवरहैंग जो है वो बरकरार है। स्टॉक 52 वीक लो पर कामकाज करता हुआ। बिल्कुल अरमाज, स्टॉक 52 वीक लो पर कामकाज कर रहा है और आधा हो गया है लिस्टिंग प्राइस से। सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात नहीं है, कई सारे आईपीओज आए सर। ओला इलेक्ट्रिक भी एक जीता जागता एग्जाम्पल है। फैंसी आईपीओज में फंसे बहुत लोग हैं, क्या किया जाए अब इधर? हाँ, अब तो क्या ही करेंगे तब सोचना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ वैसे श्रेया, मैं बहुत कम आईपीओज पर अपना व्यू देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे व्यू से कोई फंसे ना, क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आएगी रात को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब अगर जैसे कोई ड्रीम फोक्स में फंस गया मेरे व्यू के बाद, या एक्जिकॉम में फंस गया, या ओला में फंस गया फॉर एग्जांपल, कई आईपीओज हैं वो 50 से 80% नीचे हैं। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से आईपीओ, इनमें से एक आध हैं स्टैनली और एक्जिकॉम, देखिए आप लोगों ने क्या क्या कहा था, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज की डेट में 3/4 तक गिर गए हैं ये स्टॉक्स। ओला इलेक्ट्रिक देखिए 75%। बजाज हाउसिंग तो एक अच्छे उसके ग्रुप का स्टॉक है, फिर भी 50%। ड्रीम फोक्स देखिए क्या क्या कहानी बेची गई थी ड्रीम फोक्स जब आईपीओ आया था, 85% नीचे है यहाँ पर। ज़्यादातर आईपीओज, बार फ्यू, ज़्यादातर आईपीओज और स्पेशली जिसमें ओएफएसएस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो होते ही ट्रैप है, क्योंकि उसमें देखिए कोई ना कोई आप एग्जिट ले रहा है और उसमें फंस कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर। इसी के लिए मैं इवन अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो अभी भी रिसेंट आईपीओज आए, फॉर एग्जांपल जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया था, आज की डेट में ठीक है, लेंसकार्ट के इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आ गए, ये स्टॉक अब आप इसको इस तरीके से दिखा रहा है। अर्बन कंपनी है फॉर एग्जांपल, मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि क्यों अर्बन कंपनी को इस तरीके का वैल्यूएशन मिलना चाहिए जिस वैल्यूएशन पर अर्बन कंपनी आज के डेट में ट्रेड करता है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आगे जाते हुए ये स्टॉक्स भी आगे जाते हुए इसी कैटेगरी में आपको दिखें। ये हो गया, या फिर लेंसकार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ये भी आगे जाकर अगर आपको इसी कैटेगरी में दिखे तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो थोड़ा सा आईपीओ के टाइम पे ना आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो आईपीओज है ना, इसमें एक तरीके का ना एक नेक्सस बन चुका है आईपीओज में। ये आईपीओज की बड़ी बड़ी लिस्टिंग के बाद पार्टियां होती हैं, वो सब होता है, ये सब जो है ना, ये काफ़ी एक तरीके का एक प्रमोशन, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन उसको बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है उसके बारे में, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा रिटेल को समझने की ज़रूरत है। तो क्या फैक्टर्स वो दिमाग में रखें अगर उनको लगाना है कोई आईपीओ में? किसी आईपीओ में पैसा मत लगाइए अनलेस एंड अनटिल आपके पास एकदम नो ब्रेनर आ जाए, जैसा कि एलजी था। एलजी आया था, या एक hyundai आया था फॉर एग्जांपल, जहां पर आपको लगे कि टेबल पर इतना कुछ छोड़ा गया है वहां पर। अदरवाइज हमेशा आईपीओ आ जाने दीजिए, लिस्टिंग के बाद 3-4 क्वार्टर हो जाने दीजिए। 3-4 क्वार्टर में क्योंकि क्या होता है ना कि जब आईपीओ आता है तब तो एकदम सजाते संवारते हैं ना, कहते हैं ना कि फर्स्ट डेट में कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब आपको पता है कि उस समय तो थोड़ा सा यू विल ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लेकिन उसके बाद थोड़ा और समय बीतता है, 6 महीने 9 महीने, उसके बाद आपको रियलिटी समझ में आती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पूरी की पूरी साइकिल प्ले आउट होते हुए देखी है 2003 से लेके अब तक। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बहुत शानदार आईपीओस भी आए जिनमें बहुत पैसा बनता है, जैसे डीवीज आया था एक समय पे, वो प्योर ऑफिस था लेकिन उसने बहुत पैसा बना के दिया। ऐसे भी आएंगे, लेकिन उनको आप जरूरी नहीं है कि आईपीओ में ही लें, बाद में भी ले सकते हैं। तो उसको जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको लेना है वहाँ पर। चलिए खैर, एक काम करते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे।
चलिए अब चलते हैं मेहरबून ईरानी के पास और जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मेहरबून जी, शुरुआत करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आधा हो गया स्टॉक अपने हाई से, हालांकि अभी भी आईपीओ प्राइस से ऊपर ही है, लेकिन खैर इसमें कोई व्यू है क्या आपका? आई थिंक अनुज, ये पूरा आप मार्केट को लिंक कर दे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ है, तो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस यही है। आई थिंक ये आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये एक्सपर्ट सोच रहा है, इन्वेस्टर सोच रहा है कि मार्केट में न्यू हाई, लेकिन पोर्टफोलियो आज भी क्यों इम्प्रूव नहीं हुआ है। कहने की बात सिंपल है कि खाली 180 स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी हैव गॉन अप टू अ हाई बैलेंस, 2/3 स्टॉक्स आर स्टिल लाइंग लो। मिड कैप स्मॉल कैप्स ने परफॉर्म नहीं किया है, ब्रॉडर मार्केट ने कैचअप नहीं किया है, लेकिन मूल कारण ये जो आपने बताया विद एन एग्जांपल ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज बेसिकली प्रोमोटर सेलिंग जो मार्केट में हुई है, प्राइवेट इक्विटी ने एग्जिट कर रहा है और आईपीओ का जो प्रेशर है। आई थिंक ये तीन फैक्टर को आप ध्यान से देखें इतना सप्लाई के बाद, आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केट्स टू गो अप। प्रश्न यही उठते आ रहा है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया, जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था इस साल, इनकम टैक्स कट किया, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काटा, लिक्विडिटी मेजर्स पंप किए, इन्फ्लेशन चेक में है, तो रहा क्या है? वाई इज़ द मार्केट नॉट गोइंग अप? मेन प्रॉब्लम प्रोमोटर बेच रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अभी के लिए थक गया है। People have bought at much higher levels, and when you have 70% of IPOs quoting at less than 20%, 30% of their IPO price on an average, आपको cheating feel होता है। I will not call it a scam. I'll fall short of calling it a scam. But ultimately, at the end of it all, investor का greed कहिए, promoter का greed कहिए, या merchant bankers अपना mandate लेने के लिए highest possible price पे IPO को ऑफर कर रहा है। आई थिंक मुझे मार्केट, मैंने 30 साल से मार्केट को देखा, मैं कहता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन 7 आउट ऑफ 10 IPOs यूज्ड टू लीव समथिंग ऑन द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स। अभी 20 में से एक IPO में आपको लगता है कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो पीपल आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग नाइस। अरे मुझे इशू लगा, अरे लिस्टिंग में मैं बेच दूंगा, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। टुडे दैट इज़ व्हाट पॉसिबली इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस इन द मार्केट दैट इज़ हैपनिंग। अरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी जो स्टेक सेल हुआ है is one more company offering its shares or selling its shares in the market, telling you that my valuations are not correct. ओके, गुड आफ्टरनून ईरानी जी। लेकिन सर मार्केट में अब करना क्या चाहिए? आपने कहा मार्केट थक गया है, 26,000 हमने लाइफ टाइम हाई भी टच किया दोबारा से पूरे 14 महीने बाद शिखर से इस शिखर तक अगर आप देखें तो काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यही मानना है कि पोर्टफोलियो में वो 26,000 वाले लेवल्स नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है मार्केट अभी भी। उनको क्या हिदायत होगी, कैसे अप्रोच करें मार्केट को? देखो, यू कैन पुट मी ऑन रिकॉर्ड ऑन दिस, और शायद आप हमको 1 साल के बाद याद दिलाना। आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट एंड टेलिंग यू समथिंग कि स्टॉक्स अभी से विल नॉट नेसेसरली बी रिवॉर्डेड एज पर द सेक्टर्स, बट विल बी रिवॉर्डेड मेनली बेस्ड ऑन अर्निंग्स। अगर आपने मुझे अर्निंग्स दिखाया, आपका स्टॉक बढ़ेगा। रुपया अभी 9 जो भी भाव में 89.5, 90, 91, अल्टीमेटली आई बिलीव दैट रुपी डज नॉट अफेक्ट द निफ्टी अर्निंग्स मच, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स इंक्लूडिंग द हैवी वेट रिलायंस एंड निफ्टी अर्निंग्स बेनिफिट विद अ वीकर रुपी। खाली प्रॉब्लम इम्पोर्टर्स को होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन द मार्केट्स, मुझे लगता है कि मार्केट्स में स्टॉक्स विल बी रिवॉर्डेड बेस्ड प्योरली ऑन ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स। एंड टेक दिस पॉइंट डाउन, जो अभी ब्रॉडर मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स आर फीलिंग लेफ्ट आउट। जिन्होंने रॉन्ग स्टॉक्स बाय किए हाई वैल्यूएशंस पर, उन लोग के लिए ऑनेस्टली अभी के लिए मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपके पास अच्छे स्टॉक्स है एंड दे हैव नॉट परफॉर्म्ड राइट नाउ। आई प्रॉमिस यू over the next 1 year, good quality stocks in mid caps, larger mid caps, and even some small caps will outperform the Nifty by a fairly decent margin. ये मेरा personal मानना है। The time for good quality stocks in the mid cap, larger mid cap and small cap is ahead of us. फ्रंट लाइन में जैसे मैंने कहा 1/3 ऑफ स्टॉक्स है पॉसिबली एट द न्यू हाइस, बट यहाँ से अगर आप अप्रिसिएशन देखो 5-10% का हो सकता है अगले 12 महीने में। बट देयर विल बी दोज गुड स्टॉक्स जहाँ मार्केट ने कम्प्लीटली इग्नोर किया बिकॉज ऑफ फटीग राइट नाउ इन द मार्केट। आई थिंक समवेयर दे विल अट्रैक्ट अटेंशन एंड मूव अप। सो आई थिंक
there are money making opportunities which are there and which will keep on coming if one selects stocks correctly. मेरबुन जी, इस समय आपकी प्रेफर्ड आइडियाज क्या होंगे सेक्टोरली? अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ आइडिया दे सकें तो बेस्ट रहेगा। सेक्टोरली मैं कहूँगा कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आई कंटिन्यू टू लाइक, आई बीन लाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑटो अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स, डिस्पाइट वॉट एवर पीपल मे बी सेइंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, आई स्टिल फील selectively it is good. I still feel India will become a manufacturing hub in the time to come. Capital market plays, even if they look a little expensive, I think action rahega unless you have become negative on the market, which I am not. And travel and hotels, including pockets of discretionary consumption spending, I think that will do well. Individual names में I think I like those gold finance names which have gone on stating, जैसे मुथूट है, मन्नापुरम है, अच्छा लगता है। होटल्स में लेमन ट्री पसंद है। कैपिटल गुड्स में किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पसंद है। ऑटो में ऑटो कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा पसंद है। क्लियर डिस्क्लोजर अनुज जी के दिस स्टॉक्स आर इन माई पोर्टफोलियो फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम। आई इंटेंड टू कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू इट एंड इफ दे करेक्ट आई इंटेंड टू बाय मोर इनटू इट। सो देयर आर नो इंटेंशंस टू सेल एंड आई एम होल्डिंग ऑल ऑफ देम। ओके, मार्केट में थोड़ा प्रेशर, 26,000 के नीचे अब निफ्टी आपको थोड़ा कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वैसे पहले प्रश्न में रानी जी, मेरे पहले प्रश्न में आपने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, अब स्टॉक स्पेसिफिक प्ले मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसके अर्निंग्स अच्छे आए हैं मार्केट उसी को रिवॉर्ड करेगा। आपके मुताबिक Q2 में कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया और आपको लगता है कि Q3 और Q4 में वैसे ही परफॉर्मेंस सस्टेन करेगी और आगे चल के एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हो सकता है? अच्छा, थोड़े नाम मैंने अभी अनुज को मेंशन किए थे, लेकिन इसमें अगर आप ऐड करो तो देयर आर नेम्स लाइक ईसाब इंडिया है, ग्राइंडवेल नॉर्टन हैज देयर। ये सारे कंपनीज है जिसके नंबर्स आप देखो तो वो ब्रिलियंट। टाइमैक्स है, आई थिंक पॉसिबली दे अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द सीजन। टाइमैक्स, फॉरगेट द फैक्ट कि स्टॉक बढ़ा नहीं बढ़ा घटा, वही मैं कहना चाहता था अनुज को। मैं आपको वो बात फिर से दोहराऊंगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट में जहाँ फटीक है, वे पीपल आर लॉस बिग मनी इन IPOs, वे द पोर्टफोलियोज आर नॉट परफॉर्म्ड, हिम्मत कम होती है गोइंग एंड पुटिंग इन इंक्रीमेंटल मनी। आज भी जो पैसा मार्केट में आ रहा है मेनली इज कमिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड रूट। तो इस टाइम पर काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कम वॉल्यूम पर थोड़ी सी सेलिंग होती है, नीचे आते हैं। आई थिंक लर्न टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स। तो इसमें जो कंपनीज ने अर्निंग्स अच्छी दिए थे और जो अच्छे आ रहे थे उसमें जैसे नाम मेंशन किया, उसमें मणप्पुरम था, मुथूट था, लेमन ट्री है, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज है, ऑटो कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा है, अभी आपने पूछा ईसाब इंडिया है, ग्राइंडवेल नॉर्टन है। देयर आर होल लॉट ऑफ नेम्स where earnings were good and I expect the earnings to continue to be robust for these companies. And allow me to state one more thing, ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की पिकअप काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, GDP ग्रोथ इतना अच्छा है, कॉर्पोरेट ग्रोथ इज नॉट पिकिंग अप, इट इज़ शोइंग साइंस ऑफ पिकअप। द प्रॉब्लम ये मार्केट में है कि कुछ भी होता है 2500-200 वॉइसेस स्टार्ट गिविंग देयर कमेंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू मैनी थिंग्स। तो मैं इसे नॉइस कहता हूँ, शोर कहता हूँ, जो शॉर्ट टर्म में शोर बहुत होता है। लेट थिंग्स प्ले इटसेल्फ आउट। ये GDP ग्रोथ 8.1% हो या 8.2%, आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि इट विल नॉट बी द सेम परसेंटेज एवरी क्वार्टर। सो व्हाई ओवर रिएक्ट टू द पॉजिटिव और द नेगेटिव ऑफ इट? जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ओवरऑल फैक्टर्स हैव इम्प्रूव्ड, ओवरऑल इंडिया इज डूइंग वेल एंड आई बिलीव दैट कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑल्सो जो ये क्वार्टर में आए हैं, it should scale up a little bit more as we go ahead. And if December quarter में अगर results अच्छे आते हैं, I promise you that the market will be much higher than where it is today. The broader market की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, एशियन पेंट्स में आपका क्या व्यू होगा? अब शानदार रिकवरी लोअर लेवल से और अब तो ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। आज भी देखिए इतनी वीक मार्केट में भी ये स्टॉक टिका हुआ है और डटा हुआ है एकदम। I think अनुज हमेशा कहते आ रहा था कि एशियन पेंट्स लास्ट 5 years if you ask me, I always felt they were expensive, but मैं उसी ब्रेथ में एक चीज़ कहूँगा कि the stock has given a good breakout, जो कि मैं टेक्निकल लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूँ। The results were brilliant, oil down, consumption picking up, GST rationalization indicating that margins will also improve, consumption is picking up, और जो competition आ रहा है from 2 major groups वो आते रहेगा। But the point is overall consumption will pick up. And look at Asian Paints, look at even an ExxonMobil in the same sector, the way they have given appreciation. और ये Asian Paints, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, सारे जो फ्रंटलाइन ब्लू चिप्स जिसे कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी ये है कि 2-3-4 साल भले स्टॉक न चले, लेकिन जब ये चलेगा
तो आई थिंक आपके हाथ में नहीं आएगा बिफोर इट मेक्स अ 10, 20, 30, 40% मूव। और शायद एशियन पेंट ने आपको वही दिखाया है पिछले 1-2 महीने में, द मूव व्हिच इट हैज गिवन। नाउ पीपल आर वंडरिंग शुड आई गो एंड बाय इनटू इट। सो कभी कभी होता है बड़े दिग्गज स्टॉक्स में, द मनी इज मेड ओनली व्हेन यू लर्न टू बी पेशेंट एंड कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू इट। एशियन पेंट्स इज सर्टेनली वन ऑफ दोस नेम्स। एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है। अब मेहरपुन जी, जीडीपी के आंकड़े आए, काफ़ी शानदार आंकड़े आए, उसके बाद से अब आरबीआई पॉलिसी के स्टैंड को लेकर थोड़ा माहौल बटसा गया है। एक बड़ा तबका है जो ये मान के चल रहा है कि अब शायद रेट कट ना हो, और एक ऐसा भी तबका है जो अभी भी संभावनाएं, उम्मीद लगा रहा है कि आरबीआई रेट कट करेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है 5 दिसंबर जो आरबीआई पॉलिसी से? मैं अनपॉपुलर नहीं होना चाहता हूँ बिकॉज पीपल आर टॉकिंग ऑफ एन इंटरेस्ट रेट कट कमिंग, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रेट कट नहीं होता है। मूल कारण आपने जो कहा वो ग्रोथ का है। मूल कारण ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन को भी देखो तो ये इन्फ्लेशन डाटा को अगर आप पास थ्रू कर दो, सो आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी रीजंस टू बिलीव दैट एक्चुअली अ रेट कट विल हैपन, बिकॉज ये इन्फ्लेशन डाटा भी है। आप भी जानते हो, आरबीआई वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन डाटा जो इतना नीचे है आज, ये परमानेंट नीचे रहने वाला नहीं है। So if you allow this data to pass through, there is not too many reasons why there should be a rate cut. But if the rate cut comes, market will welcome it possibly, and even I will be happy about it. But अगर नहीं आता है तो I will not be surprised. ओके, बिल्कुल। रेट कट आएगा या नहीं आएगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन खैर अभी के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। मेहरपुन जी, बहुत ज़्यादा पैसा बना है पिछले 3 महीने में 3-4 स्टॉक्स में, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड। क्या 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं ये स्टॉक्स आपकी टॉप बाइंग लिस्ट में होंगे? आई वुड, जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स एंड ऑटो आई कंटिन्यू टू लाइक। आई एम अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, आई एम रीडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो ये स्टॉक हमेशा की तरह मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। एंड दिस स्टॉक ऑल्सो हैज़ डन वेल, एंड सो हैज़ हीरो मोटो विच हैड अंडर परफॉर्म फॉर मेनी ईयर्स, एंड ऑल्सो टीवीएस मोटर जिसे भी मैं पसंद करता हूँ। और रही बात आपके क्वेश्चन की 2026 की, आई थिंक द सेम टॉप 10-15 कंपनीज जो न्यू हाई पे है, द फ्रंट लाइन बिग नेम्स, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू डू वेल बिकॉज आई एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू रिगेन द कंटिन्यू द मोमेंटम। यहाँ से मैं कहूँगा कि 10-15% से ज़्यादा पीपल शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग। इसलिए मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ जो मैंने श्रेया को भी कहा, अनुज, और आपको भी कहा था कि आई थिंक द बिगर मनी नाउ, while holding on to this solid name, the bigger money now will be in trying to identify the good names in the mid caps and small caps. सर मैंने अनुभव किया अनुज जी, और आपने भी अनुभव किया कि whenever you find that the market goes up, broader market नहीं चलता है, the mid caps and small caps start getting a bad name, but most of them are not bad. The problem is investors have identified, picked up the wrong stocks at high valuation, just chasing momentum. 60, 70, 80 के PE में stocks chase किए, खास करके जो IPO listed stocks है. So you should not be blaming the market. Accept the mistake, exit if you have to, and make your portfolio. And I think there will be opportunities for you all to recoup your losses. Okay. बहुत शुक्रिया मेहरपुन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग के लिए बढ़ रहे हैं और 26,028 के लेवल पर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 147 अंक नीचे 25,997 का इसका लो आज का इंट्राडे। बैंक निफ्टी का भी हाल देखिए, 400 अंक की यहाँ पे भी गिरावट, हाल बेहाल यहाँ पर, और ब्रॉडर मार्केट्स में तो पेन नजर ही आ रहा है, ब्रेथ खराब है। अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे मूड मॉल में, क्या करें? हाँ, देखिए थोड़ा टफ है मार्केट अभी, इस समय थोड़ा सा न्यूट्रल ही रहें श्रेया, क्योंकि देखिए इस लेवल पर आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। मार्केट एक अपने बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल के काफ़ी करीब है, और यहाँ पर आज थोड़ा सा एक्सपायरी का भी प्रेशर रहा है, ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे थर्सडे हमारे लिए थोड़ा टफ रहते हैं, लेकिन निफ्टी अब 20 डेमा के काफ़ी करीब है। 20 डेमा राइजिंग है, कल जब हम ट्रेड में शुरुआत करेंगे तो शायद 20 डेमा 25,950 25,975 तक आ चुका होगा। उस हिसाब से आज का लो ऑलमोस्ट 20 डेमा से कोलैबोरेट कर रहा है। कल शायद एक रिबाउंड मिल सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी कल एक रिबाउंड मिलने की। पिछले कुछ वेंसडे जो हैं वो हमारे लिए अच्छे भी रहे हैं, तो लेट्स सी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जो कल की हमारी जो मुनाफा वसूली की राय थी, मुझे ये पता नहीं था कि इस तरीके से मार्केट गिर जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो काम आई, क्योंकि 26,300 पर निफ्टी पर और 60,000 पर बैंक निफ्टी पर एटलीस्ट वो प्रॉफिट बुक हुआ। अब ठीक है, शॉर्ट पोजिशनली नहीं व्यू ले पाए, लेकिन ठीक है, अभी मार्केट
में थोड़ी सी करेक्शन है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन की करेक्शन के बाद नॉर्मली जो ट्रेंड रहा है मार्केट का 20 EMA के आसपास से मार्केट वापस शायद घूमेगा। चलिए डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज शायद मूव लोगों को लग रहा है कि एक्सपायरी रिलेटेड है और कहीं ना कहीं खरीदारी का मूड अभी भी है बरकरार डीलिंग रूम्स में। 2 काउंटर्स जो डीलर्स आज खरीदारी के लिए रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उनमें सबसे पहले है SBI कार्ड्स, ओपन इंटरेस्ट 4% ऊपर, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है और डीलर्स के हिसाब से 900-905 तक के लेवल्स दिसंबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए वो BTST की स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और उसी तर्ज पे बायोकॉन और आज इन जनरल फार्मा शेयर्स का मूड ठीक ही है। ग्लेनमार्क, सन फार्मा सब जगह बाइंग ही देखने को मिल रही है और यहाँ बायोकॉन एक काउंटर है जो डीलर्स को पसंद पड़ रहा है 405 से लेकर 410 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, SBI कार्ड और बायोकॉन डीलर्स यहाँ पर BTST की राय दे रहे हैं फिलहाल। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। अब कॉल्स भी ले लेते हैं। SBI कार्ड, बायोकॉन 1% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी। BTST STBT ट्रेड से शुरू करते हैं। प्रशांत जी बताइए, आप किस साइड जाएंगे, BTST या STBT? तो मैं यहाँ पिडलाइट के साथ बाय साइड पे जाना चाहूंगा। अगर हम देखें एक काफी वक्त से बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और हम ऑलमोस्ट 1470-1469 के आसपास 1469 1470 ट्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो रेंज का लो बना हुआ है करीबन 1455, इसके नीचे 1454 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। मेरा टारगेट होगा करीबन 1495 1500, जहां पे 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। पिडलाइट, ये हो गई प्रशांत जी की पिक। अमित जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनु जी, मैं मारुति सुजुकी लेके जाऊंगा। 16,240 पे ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पे है इस मार्केट में भी। तो यहाँ पे ऑटो क्षेत्र में स्ट्रेंथ है और मारुति में पर्टिकुलरली की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी मार्केट स्टेबल रहा तो यहाँ पे ट्रैक्शन बना रहेगा। 16,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 16,500 के। मारुति सुजुकी ऑटो स्पेस में अच्छा डेज हाई पे क्लोज होने की तैयारी 1%। आप गाबा सर बताइए, आपकी कॉल क्या होगी कल के लिए? मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए मदरसन पर ट्रेड करा 1955 पर। सो भी हमने बात की थी, शायद 120 का टारगेट बताया तो वो नियरली आ गया। अब स्टॉप लगाना चाहिए कभी 118 का, कभी 1-1.5 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। टारगेट 125 के पॉसिबल है। मदरसन, ये हो गया आपकी ट्रेड। मानस जी, आपने क्या पिक किया कल के लिए? देखिए, कल के लिए एशियन पेंट्स पे ही खरीदारी करके जाएंगे। क्लियर कट ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पर ही खरीदारी करेंगे। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 29 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3040 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एशियन पेंट्स। कविता जी, आप बताइए बुधवार के लिए आप क्या कैरी करेंगे? एशियन पेंट्स ही कैरी करना चाह रहे थे, बट अपार्ट मुझे लगता है टेक महिंद्रा अपने पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर जाकर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 1536 के पर क्लोजिंग आ रही है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1580। आप टेक महिंद्रा पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1520 का। ओके, 1520 का स्टॉप और टेक महिंद्रा पे कैरी करेंगी। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी, मैं KEI में लॉन्ग देना चाहूंगी फ्यूचर्स में। ये काउंटर जो है पिछले 3 हफ्ते की रेंज में से निकल रहा है एंड ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस ब्रेकआउट को। तो 4210 के करीब है फ्यूचर्स। हम इसमें 4160 पे एसएल लगाएंगे एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 4300 एंड 4340। ओके, चलिए मीनवाइल एक 2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। बायोकॉन, यतिन ने कहा कि डीलिंग रूम फीडबैक मिल रहा है बायोकॉन में BTST करने का, और बायोकॉन में देखिए पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त मोमेंटम है। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, सुबह भी आया था, पावर इंडिया या हिटाची, सिंबल पावर इंडिया है, नाम आई थिंक हिटाची के नाम से दिखाई देगा आपको। वहाँ पर भी 22,780 पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, बायोकॉन फिर से 400 के करीब, क्या व्यू रहेगा इस पर? बायोकॉन, यस, आई थिंक लेने लायक है। एग्रेसिव कॉल है थोड़ा। ट्रेड करा 399.50 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 395 का, 4.5 रुपए का। 410 से 415 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से ये लेने के लायक है आज BTST के तौर पर भी। बायोकॉन ये हो गया एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको आज की मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं ज़रा। और आज तो मार्केट ब्रेथ ऑब्वियसली बेरिश रही और आज अच्छी खासी बेरिश रही। आज कुल मिलाकर सिर्फ 83 स्टॉक्स हैं जहां पॉजिटिव ट्रेंड है और 130 स्टॉक्स हैं जहां पर नेगेटिव ट्रेंड है। लेकिन शुरुआत करेंगे फिर भी लॉन्ग फॉर्मेशन से। कहां लॉन्ग बने? सबसे ऊपर एशियन पेंट्स, क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे।
उसके अलावा संवर्धन मदरसन, केईआई इंडस्ट्रीज़, हिटाची एनर्जी और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी लॉन्ग सौदे बने। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ हुई? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुई, सीमेंस में हुई, इंडस टावर, डॉक्टर रेड्डीज़ और एनएमडीसी में। इसके अलावा आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? इंडियन बैंक में, एनबीसीसी में, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में, डिलीवरी में और सेल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई सम्मान कैपिटल में, बैन में वैसे ये स्टॉक, नोवामा वेल्थ, BHEL, 361 वैम और FSN ई कॉमर्स यानी कि नायका, यहाँ पर इस समय आपको एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन टफ रहा आज का मार्केट शेयर, 26,036, 26,037 के आसपास। डे लो से थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन एडजस्टेड क्लोज देखते हैं एक बार कहाँ पर रहेगा। मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज रहेगा, एक बार देख ही लेते हैं स्क्रीन पर, करीब 26,025 पर। जी हाँ, ऑप्शन डेटा भी यही बता रहा था, लेकिन ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच कि कल हमारे लिए क्या रहेगा टाइम। लेकिन आज थोड़ा सा ख़राब थे। बिल्कुल, काफ़ी जख्म गहराया है सोमवार और मंगलवार। अब यही उम्मीद है कि बुधवार महरम साबित हो यहाँ पर। लेकिन कुछ काउंटर्स जो इस मूड माहौल में भी अच्छे परफॉर्म करके अब क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। मारुति सुजुकी अभी सुझाया अमित जी ने और अच्छा परफॉर्म करता हुआ। एक बार SBI लाइफ रखिएगा स्क्रीन पर, हालांकि ये काफ़ी कोशिश करता हुआ, क्योंकि HDFC लाइफ जहाँ टूट रहा था आज के सत्र में, एक बार HDFC लाइफ भी रख दीजिए स्क्रीन पे ताकि दर्शकों को समझ आए। जहाँ पे एक काउंटर काफ़ी यहाँ पे प्रेशर में 1% से नीचे, वहीं SBI लाइफ चढ़ता हुआ। SBI लाइफ, अमित जी आप ही बताइए, ये काउंटर कैसा लग रहा है? इसको कैरी किया जा सकता है या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें? शेयर जी, एक सपोर्ट से स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है। ओवरऑल अप ट्रेंड में रहा था, रिसेंटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट नियर अबाउट 50 डेमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है। ऑब्वियसली अगर कल के सत्र में 10 और 20 डेमा 90 के ऊपर ट्रेड करता है तो और भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो कैरी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1965 पर रहेगा। ओके, SBI लाइफ यहाँ पर आपको एक व्यू लेना है पॉजिटिव। पावर इंडिया या हिटाची, मानस जी इस पर क्या व्यू बन रहा है? ये कोई अलग ही मोमेंटम में स्टॉक देखिए बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। और अब देखिए क्योंकि कंसोलिडेशन के बाहर निकला है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर अभी भी एक ट्रेड बनता है। करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लें, 22,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 23,700 से 23,800 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं हमारी स्पेशल पहल की। CNBC आवाज़ एक बार फिर लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल सीजन 3। जी हाँ, इस बार सीजन 3 में और भी धमाकेदार एक्शन होने वाला है। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात होगी, टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी, फंडामेंटल एनालिसिस की बात होगी और टेक्नो फंडा एनालिसिस की बात होगी। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस, ये भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। कुल मिलाकर कैसे आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, किस मार्केट में आपको ओवरवेट जाना है, किन मार्केट में आपको कैश रेस करना है, इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। और मार्केट गुरुकुल में जुड़िए हमारे साथ श्रेया और हिस्सा बनिए इसका। बिल्कुल, 13-14 को एक्सक्लूसिवली 2 दिन हम वेबिनार लेकर आएंगे। और पिछले भी जो मैं फीडबैक देखती हूँ सर, जो मुझे लोग फीडबैक, दर्शक फीडबैक देते हैं, काफ़ी उनको गुरुकुल पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है और रिकॉर्डिंग भी रखते हैं। 13-14 दिसंबर को जो एक्सक्लूसिव वेबिनार है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है जो पिछले वेबिनार में शायद ना हुआ हो? उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। नहीं, कल से हम आपको थोड़े से और स्पेशल जो फीचर्स हैं इस गुरुकुल में, जो क्या अलग होगा उसकी एक झलक भी दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस QR कोड को स्कैन करिए और जुड़िए हमारे साथ मार्केट गुरुकुल में। चलिए अब जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई। US फ्यूचर्स दिखा दीजिए एक बार। US फ्यूचर्स में रिकवरी है, पूरा दिन US फ्यूचर्स रेड में थे और टुवर्ड्स द एंड जाते जाते US फ्यूचर्स में आप देखिए तो अब रिकवरी है। इनफैक्ट नैस्डैक फ्यूचर्स तो ग्रीन में है, करीब 40 पॉइंट। और पिछले 2-3 वेडनेसडे हमारे लिए पॉजिटिव भी रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है श्रेया कि मार्केट थोड़ा 2-3 दिन का एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव दिखाकर 20 डेमा तक की करेक्शन दिखाकर कल वापस मूव ऑन करें। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल वापस एक रैली हो जाए। मतलब ये 2-3 दिन का जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव था वो शायद थम जाए। इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि आज मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिखा जिस वजह से मार्केट नीचे होना चाहिए था। ठीक है, 26,300 पर जाकर हम थोड़ा सा फंस रहे हैं, थोड़ा सा अटक रहे हैं, लेकिन वो पहले भी हुआ है मार्केट में। जब तक आप 25,950 के ऊपर हैं तब तक
अभी भी मैं ये कहूँगा कि पोजिशनली स्ट्रांग ही रहना है इस मार्केट में। और ये देखिए ट्रेंड देखिए आप, ऐसा ही है, थोड़ा सा बीच बीच में डिक्लाइन आती है, लेकिन कल उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, कल अगर आप 25,950 के नीचे बंद हो गए तब मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट में शायद करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, कल देखते हैं कि मार्केट कैसे अपनी दिशा दशा तय करता है। लेकिन क्योंकि हम काउंटर्स देख रही थी, मैं इनफैक्ट जब सर डिस्कस कर रहे थे, एक बार डॉक्टर रेड्डी, ये शायद डिस्कस नहीं हुआ आज के सत्र में, डॉक्टर रेड्डीज का रखेगा चार्ट स्क्रीन पर। ये भी डेज हाई की तरफ क्लोज होता हुआ 1.5% की तेजी है। दरअसल सुबह आई थी कि HSBC की रिपोर्ट, 1430 तक के टारगेट मिले थे और सेमाग्लूटाइड अपॉर्चुनिटी इंटैक्ट है कंपनी के लिए। कंपनी ने कनाडाज क्वेरी को रिस्पॉन्ड भी कर दिया है, प्रोग्रेस कर रही है कंपनी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी नज़र आ रहा है HSBC को डॉक्टर रेड्डीज में। तो ये काउंटर इसने अच्छा परफॉर्म किया है। कविता जी, डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखेंगी, 1430 तक के टारगेट आए हैं, आप कहाँ तक के टारगेट देख रही हैं? सो डॉक्टर रेड्डीज अपने 100 EMA के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। इमीडिएट टारगेट अगर देखें तो मुझे लगता है 1320 1350 तक के लेवल इस काउंटर पे बनते हुए दिखना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1259 1260 के ऊपर। जब तक ये मेंटेन है तब तक पॉसिबल मूव दिखते हैं। ओके, डॉक्टर रेड्डीज पर ये व्यू हो गया। कुछ काउंटर्स देख रही थी मैं जिसने काफ़ी कोलैप्स आया है आज के सत्र में। एक बार SRF रखिएगा स्क्रीन पर। ठीक ठाक मूव पिछले एक वीक में आया था और आज काफ़ी करेक्ट हुआ है, लेकिन इस साल में अब तक देखें SRF ने तो करीब करीब 30% का रिटर्न जनरेट करके अपने निवेशकों को दे दिया है। एक बार इस हादसे से करीब करीब देखिए 30% का रिटर्न SRF ने जनरेट करके दिया है। आज थोड़ा प्रेशर में, कैम्स आज प्रेशर में, मनप्पुरम ये हालांकि लॉन्ग टर्म लिहाज से देखिए मनप्पुरम फोकस में रहता है, खरीदारी की राय भी आई थी ब्रोकरेजेस की तरफ से, लेकिन आज ये काउंटर प्रेशर में, डिलीवरी करीब करीब 2% टूटा। वहीं अगर आप मेटल पैक देखें, सेल मेटल जो पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज काफ़ी प्रेशर में था, 2.5% की गिरावट सेल में। साथ ही जिंदल स्टील ये भी 2% के करीब करीब, यहाँ तो कॉल सेल की रचना जी ने भी दी है। लेकिन मन्नापुरम फिनेंस रखिए एक बार स्क्रीन पर और साथ ही रखिएगा मुथूट फिनेंस, दोनों के चार्ट रखिए स्क्रीन पर। और आज डेज लोग तो नहीं, लेकिन करीब करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। मुथूट 1%। क्या किया जाए अमित सेठ जी, दोनों ही काउंटर में आज जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या ये लेवल्स हैं लेने लायक जिनकी पोर्टफोलियो में नहीं है, या फिर जो हैं वो थोड़ा ऐड कर सकते हैं लेवल्स पर, या फिर अभी थोड़ा वेट किया जाए और करेक्शन आ सकती है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी श्रेया जी, अगर हम दोनों ही स्टॉक्स की बात करें, स्पेशली पहले अगर मुथूट की बात करते हैं, ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हल्का फुल्का डिप जरूर आया, बट आई थिंक वी वुड लाइक टू वेट कि अगर ये 10 डेमा तक मिले तो ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड होगा। वो 3700 के आसपास है, वहां पे 37-37.25 के आसपास है, तो एक अच्छी जोन होगी एंटर करने के लिए। मन्नापुरम की बात करें तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा ये स्टॉक आज 50 डेमा इसने इंट्राडे ब्रेक किया था, रिकवरी जरूर की है, तो 1-2 दिन इसको वॉच करना पड़ेगा। अहम सपोर्ट इसके 277 के आते हैं, किसी की पोजीशन है तो टाइट स्टॉप लॉस लगभग 276 का लगा के रखें। ओके, चलिए एक शेयर है जहां आज रिकवरी रही, वो है केन्स। काफ़ी समय से ये स्टॉक गिर रहा था, आज थोड़ी सी रिकवरी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां ठीक ठाक मोमेंटम रहे। एक बार फार्मा इंडेक्स वापस रखिएगा, क्योंकि बायोकॉन की तो खैर हमने बात की ही, लेकिन एक बार डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखिए जरा। डॉक्टर रेड्डीज इस समय पिछले कुछ मिनटों में अच्छे मोमेंटम में है और ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। कविता जी की ट्रेड भी थी डॉक्टर रेड्डीज पर और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। इसके अलावा एक और स्टॉक है जहाँ पर आज थोड़ा सा स्टॉक इंट्राडे में घूमा है, वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस देखिए ज़रा, एम्फेसिस अब डे हाई पर बंद हो रहा है इस समय। सुबह स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन अब मतलब कुछ देर पहले, लेकिन एकदम से यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल आया ये स्टॉक। और एक बार ट्रेंड लेकर आइए ज़रा, ट्रेंड यहाँ पर भी थोड़ा सा एक अगर आप देखें तो हल्का सा पॉजिटिव मूव आ रहा है। मानस ट्रेंड पर क्या व्यू रहेगा, क्या कुछ रिवर्सल के साइन है यहाँ पर? नहीं, आई थिंक अभी भी वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। लगातार 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जब तक 4400 के ऊपर स्टॉक ना निकले यहाँ पर खरीदारी ना करें। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, मेरा समझना है कि शायद आपको बहुत ही जल्द 4000 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है।
ओके हाँ, फिलहाल वीक नज़र आ रहा है मानस जी को, लेकिन आज बर्स्टीन की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी। कह रहे 5,000 तक के टारगेट आए थे, हालांकि थोड़ा घटाया था, लेकिन कह रहे कि अब हो गया जो होना था, ट्रेंड में काफ़ी हो चुका है, अब यहाँ से हालात सुधरेंगे। इसलिए आपको ट्रेंड में आज जो ये मूव है उस रिपोर्ट की वजह से अगर आपको देखने को मिलेगी। एक कैपिटल गुड्स सेक्टर पे भी रिपोर्ट आई थी नोमुरा की, वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, और ग्रॉस मार्जिन प्रेशर अब ऑफसेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज जो हैं वो की ड्राइवर्स होंगे कैपिटल गुड्स के लिए। L&T, CG Power, हेल, GE वर्नोवा और ABB उनके पिक्स में शुमार। पॉसिबली लास्ट चार्ट चेक ABB का रख दीजिए एक बार स्क्रीन पर चार्ट। और आज के सेशन का ABB इंडिया फ्लैट बंद होने की तैयारी कर रहा है। रचना जी, ABB इंडिया पर क्या व्यू लगेगा, क्योंकि टॉप पिक्स में शुमार है ये ब्रोकरेजेस के? जी, ABB इंडिया काफी टाइम से साइडवेज कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है, बट द गुड थिंग इज दैट कि वीकली चार्ट पे इट्स वेरी क्लोज टू 200 पीरियड एवरेज, एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब तक ये 5000 के ऊपर बना रहेगा तब तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काउंटर के लिए, और मोमेंटम इंडिकेटर फेवर में है, तो गुड चांसेस के 5000 को होल्ड करके ये धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जाना शुरू करे। एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग 5200 के ऊपर जैसे जैसे मूव करेगा तो मोमेंटम इंक्रीमेंट आना चाहिए। पहला टारगेट होना चाहिए 5400 एंड देन 5550। ओके, फिलहाल ये ABB इंडिया पे फ्रेश व्यू आपके लिए। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी फेरबदल हो चुका है सेक्टर स्पेसिफिक में। PSU बैंक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब इन रेड क्लोज होने की तैयारी। ओवरऑल बिग वॉल पे समझते हैं आज की क्लोजिंग कैसी रही मार्केट पे? ओवर टू यू सर। बिल्कुल, चलिए, वैसे चांदी में बड़ी गिरावट आई, 1,85,000 तक पहुंचने के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट। यहाँ पर निफ्टी करीब 120 पॉइंट नीचे रहा, 26,050 के ऊपर निकला ये, लेकिन ध्यान रखिएगा एडजस्टेड क्लोजिंग 26,025 के आसपास ही आएगी। बैंक निफ्टी करीब 350 पॉइंट नीचे था। इसके अलावा IT फ्लैट था, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर करीब 0.5% की गिरावट थी। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप ऑलमोस्ट 1:2 के करीब का रहा। ये बात हो गई मेन इंडिसेस की। अब आते हैं सेक्टोरल लूजर्स पर। सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब 1% नीचे रहा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडेक्स ये भी नीचे था। डिफेंस इंडेक्स में भी गिरावट आई 3/4% की। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे। निफ्टी ऑयल एंड गैस ये भी करीब 1/3% नीचे। मेटल्स यहाँ पर भी करीब 1/3% की आपको गिरावट आज की ट्रेड में देखने को मिलेगी। अब आते हैं गेनर्स में। हम 2 ही गेनर्स थे और नाम मात्र के ही थे एक्चुअली, निफ्टी फार्मा और निफ्टी IT तो एक्चुअली फ्लैट ही था मोर और लेस। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर आज इंटरग्लोब एविएशन, हमने चर्चा भी की इसकी क्यों गिरा आज स्टॉक 1.5% नीचे। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर वेट कम होने का एक इम्पैक्ट 1% नीचे थे। रिलायंस आज वीक हुआ, काफ़ी ड्रैग किया इसने मार्केट को 1% नीचे। लार्सन एंड ट्यूब्रो और अदानी एंटरप्राइजेस 2 और स्टॉक्स थे जहाँ पर 1% की गिरावट थी। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो कोलैप्स हो गया, 1% नीचे थे स्टॉक्स। जो तेज़ी वाले स्टॉक्स थे उनमें एशियन पेंट्स 3% ऊपर। आज का स्टॉक ऑफ द डे लॉक स्टॉक एंड बैरल। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर अच्छे मूव्स आए, करीब 1.25% के। भारती एयरटेल 1% ऊपर। मारुति, SBI लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज थोड़े से पॉजिटिव मूव आए, लेकिन एक थोड़ा सा रफ डे मार्केट के लिए। रफ डे मार्केट के लिए बिल्कुल रहा है। इनफैक्ट सोमवार और मंगलवार थोड़ा यहाँ पे जख्म गहराता हुआ मार्केट के लिए, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी शायद बुधवार एक मरहम जैसा साबित हो, लेकिन वो कल देखने वाली बात होगी कि क्या दिशा दशा होती है बुधवार की। चलिए अब वाइंड अप कर रहे हैं शो को, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।